हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हरियाणा का जीके का टिप्पण हरियाणा जीके का जो मैंने कहा है आपको 5-6 पार्ट कराऊंगा और 5-6 पार्ट के जरिए लगभग 2500 क्वेश्चन कराने के लिए कहा है टिप्पण। तो इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड हो गया है टिप्पण। पार्ट नंबर 1 डाल दिया है जिसमें हमने हरियाणा का इतिहास पढ़ लिया टिप्पण। हरियाणा का प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और हरियाणा का मॉडर्न इतिहास टिप्पण। तो ये पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम देखेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम डिपेंड जो हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम या फिर एचटेट का एग्जाम है डिपेंड, तो आप यहाँ से हरियाणा जीके की तैयारी कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने लगभग जो सीईटी की तैयारी कराई थी तो 16 क्वेश्चन A1 क्वालिटी के डाटा कराया था और वहाँ पर कई सीधे क्वेश्चन एग्जाम में फंसे हैं डिपेंड। तो इससे पहले भी हरियाणा जीके के 3000 क्वेश्चन विद्यापीठ की बुक से और 1000 क्वेश्चन करा रखे हैं किससे, लूसेंट की बुक से, और 400 क्वेश्चन है हरियंत की बुक से। तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। लेकिन जो ये डाटा मैंने खुद प्रिंट कराया है A1 क्वालिटी का डिपेंड्स, तो ये एकदम डीप लेवल के हैं, तो आप यहाँ से भी पढ़ते रहिए। अगर किसी को हिस्ट्री डिपेंड एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत पढ़ना है तो उन सब की प्लेलिस्ट में लिंक लगा दिया गया है जो कि है HCS PCS लेवल के डिपेंड एकदम डीप में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अगर किसी ने पहला पार्ट ना देखा हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी अगर मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 पर देखना और 480 पिक्सल पे तो A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना वगैरह, कैसा हरियाणा है, भारत में कहाँ पर पड़ता है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए हरियाणा की वस्तु भारत में किस ओर है, तो हरियाणा पड़ता है उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी। और ये देखिए क्वेश्चन डिपेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसा था शायद ही किसी ने कराया हो यूट्यूब पे डिपेंड, लेकिन जब मैंने जो 1600 क्वेश्चन की सीरीज कराई थी सीईटी में, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था डिपेंड। सीईटी में क्वेश्चन ऐसे एज इट इज पूछा गया था जो मैंने आपको कराया था सीईटी में। एक एज इट इज एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं हुआ था। यहाँ पर ग्रीन बीच नहीं था डिपेंड, जब मैंने आपको कराया था तो वहाँ पर था कर्क रेखा थी, ग्रीन बीच रेखा नहीं थी डिपेंड्स। तो ये क्वेश्चन शायद ही किसी ने कराया और मैंने इसलिए यहाँ पर रख दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा डिपेंड हरियाणा राज्य डैश के करीब 30 मील उत्तर में पड़ता है, तो ये कर्क रेखा के डिपेंड्स। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है डिपेंड। कर्क रेखा अपने भारत से बस एक ही रेखा गुजरती है ना, तो कर्क रेखा, बस इस पर ही आंसर लगाना है डिपेंड। अगर किसी ने पेपर दिया हो सीईटी का तो देखना, ये क्वेश्चन मैंने कराया था और यहाँ पर कर्क रेखा ये अपने इंडिया से गुजरती है। ग्रीन बीच रेखा डिपेंड, तो ये ग्रीन बीच रेखा जो GMT का टाइम होता है डिपेंड, ये लंदन में स्थित है डिपेंड्स। तो आगे चलिए एकदम नीचे से ऊपर तक चलेंगे डीप लेवल में डिपेंड। देखिए कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना आया, तो ये है 27 डिग्री टू 39 देशांतर से 55 डिग्री टू 55 देशांतर उत्तर डिपेंड, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। आगे चलिए हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, तो ये लॉलीपॉप है डिपेंड 444,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए हरियाणा में डिपेंड हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये है 1.34। नेक्स्ट देखिए डिपेंड, अब सही दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो ये 21वां है डिपेंड्स। नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, तो ये बताइए, ये हो जाएगा सिरसा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो हिमाचल प्रदेश। एक सेकंड, यहाँ पर लिखा है सीमा साझा करता है डिपेंड, तो हिमाचल प्रदेश से हमारी सीमा लगती है। अगर नहीं करता है तो किससे, तो ये इन तीनों से नहीं करता डिपेंड, हमारे बाउंड्री लगी हुई है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो ये राजस्थान है। अगला देखिए क्या कहता है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है, तो पूर्व में अपने उत्तर प्रदेश है। आगे देखिए हरियाणा डैश की ओर दिल्ली को घेरता है, तो ये तीनों ओर से हरियाणा दिल्ली से घिरा हुआ है या दिल्ली को घेरता है डिपेंड, ऐसे याद रखना। आगे चलिए हरियाणा की सीमा सबसे अधिक और न्यूनतम किसके साथ लगी हुई है, सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ और सबसे कम सीमा टच करता है उत्तराखंड को। आगे देखिए डैश नदी उत्तर प्रदेश को ये हरियाणा से अलग करती है, तो ये यमुना नदी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा डिपेंड, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा पर है डिपेंड, तो ये पूर्वी सीमा पर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच। आगे देखिए यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती, तो ये रोहतक जिले की सीमा टच नहीं करती। आगे देखिए 16वां नंबर क्या कहता है, हरियाणा हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सीमा लगता है, तो यमुनानगर। नेक्स्ट देखिए हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला पंजाब को
हिमाचल प्रदेश को टच करता है तो ये है पंचकुला। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कहता है, हरियाणा का कौन सा जिला सात जिलों के साथ सीमा साझा करता है तो ये है जींद। ठीक है ना, इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं और ये पूछा भी गया था सीईटी में। आगे चलिए, आगे देखिए, हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा दूसरे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को टच नहीं करती, तो ये है रोहतक और चरखी दादरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, इनकी सीमा किसी टच राज्य को और यूटी को टच नहीं करती। आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले में राजस्थान ने तीन ओर से घेर रखा है, तो महेंद्रगढ़ को राजस्थान ने तीन ओर से घेर रखा है। आगे चलिए, हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, तो बताइए, ये है 14। डिफेंस, ये देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे, तो मैसोजोइक काल में। ठीक है, ये डीप लेवल का है एकदम। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि सुचारू रूप से निर्माण हुआ था, तो ये मैसोजोइक काल में ही नदी नाले पहाड़ वगैरह बनने लगे थे हरियाणा में। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध लेखक कर्नल एम एल भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग में समुद्र स्पर्श करता था, तो ये दक्षिणी भाग में हरियाणा के कभी समुद्र होता था। नेक्स्ट देखिए, भूगर्भिक परिवर्तन से पहले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए, हरियाणा की जलवायु वर्तमान के समय से अलग थी। ठीक है, तो ये भूगर्भिक काल के समय की बात कर रहा है, तो उस टाइम ये सही है, हरियाणा की जलवायु अभी के टाइम से अलग होगी। ठीक है, अभी मान लो उष्ण कटिबंधीय वगैरह है ना, तो ये उस टाइम पहले कुछ और रही होगी। हरियाणा में अधिक ठंड पड़ती थी तथा गर्मी की अवधि में कम होती थी। ठीक है, हरियाणा की वर्षा अधिक होती थी, तो ये सारे ही सही है भूगर्भिक काल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, हरियाणा को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो ये 3। आगे चलिए, हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है, तो कुरुक्षेत्र। आगे चलिए, हरियाणा हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटिया क्षेत्र कहा जाता है, तो ये, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, तो चलिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटिया क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भट्टियाणा को। ठीक है, भट्टियाणा, ये ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, भट्टियाणा का प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था, तो ये था राजपूतों का। ठीक है, यानी कि जो भट्टियाणा जो एरिया है, ठीक है, तो इस पर राजपूत राज करते थे, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, आई होप क्लियर समझ आ रहा होगा और क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आगे चलिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है, तो ये मैदानी भाग सबसे बड़ा है। आगे देखिए, समतल, ठीक है, समतल भाग तरंगित मैदान समुद्र तल से कितना ऊंचा है, ये 200 लगभग 200 से 300 मीटर ऊंचा है। आगे देखिए क्या कहता है, हरियाणा में कितने भूभाग पर अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार है, तो ये 3.9। आगे चलिए, हरियाणा का ढाल सामान्यतः पाया जाता है, तो ये पश्चिम दक्षिण में हरियाणा की ढाल पाई जाती है। आगे चलिए, अगला देखिए, हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को भौतिक विभाजन में कितने पार्ट में बांटा, तो इन्होंने, ये डॉक्टर हैं, ठीक है ना, इन्होंने हरियाणा को भौतिक विभाजन किया है 8 पार्टों में। ठीक है, और ये हरियाणा के कृषि डॉक्टर हैं जसवीर सिंह। ठीक है ना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तरी सीमा में है। ठीक है, ऐसे याद रखना, उत्तरी सीमा में है। आगे चलिए, शिवालिक पहाड़ी तो अम्बाड़ा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ऊंचाई के आधार पर शिवालिक पहाड़ियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 2। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये लॉलीपॉप है। ठीक है, और ये पंचकुला। आगे देखिए, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है पंचकुला में है और इसका नाम है करोह। ठीक है, ये सब डीप लेवल के हैं और कुछ लॉलीपॉप भी हैं, क्योंकि हरियाणा की जी के एकदम नीचे से ऊपर तक पढ़ानी है, तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो करोह, और ये कहाँ पड़ती है, तो ये पंचकुला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय के मैदानों के बीच योजक हैं, ठीक है, तो ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो ये बताइए कौन सी पहाड़ियाँ हैं हिमालय के बीच योजक हैं, तो ये है मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये एक ऑप्शन यानी कि आंसर कट गया है। आगे देखिए, मोरनी और टिपरा पहाड़ियाँ डैश द्वारा अलग होती है, तो ये घग्गर नदी द्वारा अलग होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, गिरिपाद मैदानों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इनको कहते हैं घर।
नेक्स्ट देखिए, ये HCS से उठाया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये HCS से उठाया हुआ है मैंने एग्जाम से। तो देखिए, हरियाणा के पहाड़ी भाषा में चो क्या होता है, ठीक है। हरियाणा की पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है, तो किसको चो कहा जाता है? तो ये देखिए, गिरिपादी में मैदान में नदियों द्वारा निर्मित गड्ढों को, ठीक है। जो जो मैदानों में नदियाँ वगैरह लाती है, ठीक है, ये मतलब कंकड़ पत्थर इकट्ठे करती है, जो गड्ढे वगैरह बनाती है, तो उनको कहते हैं चो, ठीक है। ये HCS एग्जाम का था क्वेश्चन। आगे चलिए, हरियाणा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैली हुई निम्न भूमि के जलोढ़ मैदानों को क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछा है, ठीक है। जलोढ़ जलोढ़ मैदानों को आई थिंक भांगर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए भांगर, ठीक है। और ये इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ लेता है। जो पुरानी मृदा है, ठीक है, तो पुरानी मृदा को क्या कहते हैं? तो पुरानी मृदा को कहते हैं बांगड़, ठीक है। और नवीन मृदा को कहते हैं खादर, ठीक है। समझ गए होगे, ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, घग्गर यमुना के दोआब मैदान में कौन सी नदी बहती है? तो ये मारकंडा, सरस्वती और चेतांग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और CET में क्वेश्चन ऐसे बना था कि कौन सी नदी हरियाणा में, क्या कहते हैं, हरियाणा के अम्बाला में बाढ़ का कारण बनती है? तो उसका आंसर था मारकंडा नदी। और ये 6 तारीख को जो CET का एग्जाम हुआ है, इवनिंग शिफ्ट में पूछा था, ठीक है। मारकंडा नदी बाढ़ का कारण बनती है, ठीक है। ये देखिए, हरियाणा में बाढ़ के मैदान को कहा, ठीक है, हरियाणा में बाढ़ का मैदान कहाँ मिलता है? तो बाढ़ का मैदान मिलता है पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी सीमा में, तो ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नैली और बैट, ठीक है। नैली और बैट आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप करते हैं नहीं, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ऐसी वीडियो A1 क्वालिटी की बनाता रहूँ। आगे चलिए, हरियाणा राज्य में, ठीक है, हरियाणा राज्य के किस भाग में बालू में मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा में ये पूछ रहा है कि बालू कहाँ पाई जाती है, तो ये दक्षिणी पश्चिम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में बालू के टीले युक्त मैदान का विस्तार नहीं है? तो ये अम्बाला, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टपकन सिंचाई द्वारा, अरे वही फुब्बारों द्वारा, वो बूंद बूंद गिरता है ना, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। टपकन सिंचाई द्वारा बाजरा, चना, गेहूं, दलहन की सिंचाई की जाती है? तो ऐसे कहाँ की जाती है? तो ये देखिए, रेता जहाँ पर होगा, यानी कि बालू के टीलों युक्त मैदानों में टपकन सिंचाई, यानी कि ड्रिफ्ट इरिगेशन। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है सही कथन का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं सही कथन कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, बालू के टीलों को पवनों के प्रवाह की दिशा के आगे की ओर खिसकाते हैं, ठीक है। तो ये सही है। आगे देखिए, इन टीलों में वर्षा जल भर जाने के कारण अस्थायी व छिछली झीलों का निर्माण होता है, जिसे ठूंठ या बावड़ी कहते हैं। तो ये सही है, ठीक है। हमको सही बताना है। आगे देखिए, यह मैदान अनुपजाऊ है, तो ये सही है। तो हमें सही बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सारे ही सही है, ठीक है। समझ गए होंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये पता नहीं कैसे प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ये सारे सही है। आगे चलिए, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण में पड़ती है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अरावली पहाड़ियाँ का मुख्य स्थिति डैश जिले में पाई जाती है? तो ये गुरुग्राम। नेक्स्ट देखिए, तोमास की पहाड़ियाँ, तो ये भिवानी जिले में है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये मेवात में, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और लॉलीपॉप। आगे चलिए, अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो मेवात की पहाड़ियाँ, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के किन पहाड़ियों को डोसी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, किन पहाड़ियों को हम डोसी की पहाड़ी भी कह देते हैं? तो आई थिंक ये अरावली की पहाड़ी, ठीक है, यही है, ठीक है, अरावली की पहाड़ी। आगे चलिए, हरियाणा में तरंगित बालू के मैदानों का निर्माण कैसे होता है? तो बताइए किसके द्वारा होता है? तो ये होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है, वायु के निक्षेपण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? तो सबसे कम ऊंचाई वाला बताइए कौन सा भाग है? तो ये हो जाएगा अनकाई दलदल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हमारा हरियाणा का कंप्लीट हो गया, हरियाणा की भौगोलिक इकाई वगैरह। अब हम हरियाणा की मृदाएँ, ठीक है, अरे वही मिट्टी वगैरह देखेंगे, ठीक है, हरियाणा की जलवायु और मृदा वगैरह देखेंगे, क्योंकि हमने कहा एकदम हम नीचे से ऊपर तक चलेंगे डिटेल में।
आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, हरियाणा की जलवायु, ठीक है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये प्रमुख कारण है कि हरियाणा समुद्र से दूर होने के कारण इसकी जलवायु ऐसी है, ठीक है। और आई थिंक अगर मेरा दिमाग सही काम कर रहा है ना, तो आई थिंक हरियाणा की जलवायु से एक क्वेश्चन सीईटी में पूछा था, ठीक है। शायद मुझे याद नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये हरियाणा की जलवायु पूछी थी किसी ना किसी, 4 शिफ्ट हुई थी ना, तो चारों में से कहीं थी ये, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो ये महाद्वीपीय है, ठीक है। आगे चलिए, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने का कारण हरियाणा की जलवायु, ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने का कारण हरियाणा की जलवायु में पाई जाती है, तो ये भिन्नता यानी कि डिफरेंस। आगे चलिए, हिमाचल प्रदेश से सीमा लगे होने के कारण हरियाणा के उत्तरी जिलों में जलवायु कैसी होती है? तो ये उपोष्ण आर्द्र। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा की जलवायु को राजस्थान के पूर्वी भाग की अर्ध मरुस्थलीय व गंगा के मैदानों की डैश जलवायु के बीच जलवायु को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आर्द्र। ऑप्शन नंबर डी, ये आर्द्र यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आर्द्र, ये देख लीजिए। आगे चलिए, ठीक है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को 2 वर्गों में बांटा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा को 2 जलवायु में डिवाइड किया था, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, हरियाणा में मुख्य रूप से पाई जा कैसी जलवायु पाई जाती है? तो ये हो जाएगा उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण और आर्द्र। उपोष्ण स्टेपिक जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। आगे चलिए, आर्द्र उपोष्ण जलवायु का विस्तार शिवालिक पहाड़ श्रृंखला के किस क्षेत्र में फैली मैदानी पट्टी में पाया जाता है? तो ये दक्षिण मैदानी पट्टी में पाया जाता है। कैसा उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है? हरियाणा के दक्षिणी मैदानों में, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, शिवालिक के किस भाग का तापमान रात्रि में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है? तो ये उत्तरी भाग का, ठीक है ना, ये उत्तरी भाग का जो तापमान वगैरह है, तो ये हिमांक बिंदु मतलब ज़्यादा ही ठंड पड़ जाती है यहाँ पर उत्तरी भाग में, ऐसे समझ जाओ। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का उष्ण स्टेपीज जलवायु क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान और बाष्पीकरण की अधिकता। तो ये ऑप्शन नंबर बी और सी, ए बी, ठीक है ना, ए बी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आगे चलिए, उष्ण, ठीक है, उष्ण स्टेपीज जलवायु क्षेत्र में वर्षा कहाँ से आने वाले मानसून से होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि हरियाणा में जो मानसून वगैरह आता है तो उसके कारण यहाँ हरियाणा में बारिश होती है, तो ये मानसून कहाँ से आता है? तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, याद रखेंगे। और ये लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है पंजाब, ठीक है, पंजाब में होती है, और एक होती है तमिलनाडु में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो हमारी जियोग्राफी की सीरीज चल रही है यूपीएससी लेवल की, ठीक है, तो आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं, समझ गए। क्योंकि आजकल क्वेश्चन डीप में बन रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि हरियाणा में जो जल मानसून वगैरह आता है तो उससे हरियाणा में बारिश होती है, तो मानसून कहाँ से उठकर आता है? तो ये बंगाल की खाड़ी से। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अगर मेरे को एग्जाम सेट करना हो ना, तो मैं ऐसे क्वेश्चन 1-2 जरूर डाल लूँ, डिपेंड्स। क्योंकि जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं ना, डिपेंड्स, मान लो 90 नंबर का पेपर है, 90 में से अगर पेपर टफ बनेगा ना, डिपेंड्स, कभी ये मत सोचा करो कि पेपर इजी बने। पेपर अगर इजी बनेगा तो 90 में से भाई सब 90 करके आएंगे, डिपेंड्स, और 90 में से लगभग 85-80 तो सबको आते होंगे। लेकिन कॉम्पिटिशन आपकी जॉब वहाँ पर छुपी हुई है, डिपेंड। जो 90 क्वेश्चन है ना, 90 अगर कोई टफ बनाएगा ना, तो 7-8 क्वेश्चन जो टफ डाले जाते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन ये 7-8 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं डीप लेवल के, यही करवाते हैं। बाकी इस 90 में से 85-80 तो सबको आते हैं, और कंपटीशन भी बस इन 7-8 क्वेश्चनों का है। फिर आप जब लिस्ट लगती है ना कि लिस्ट बहुत हाई चलेगी, यार मैं 1 नंबर से रह गया, यार 2 नंबर और आ जाते तो मेरा भी लिस्ट में नाम आ जाता। तो सिलेक्शन सीरीज जो ये 7-8 क्वेश्चन है डाले जाते हैं ना A1 क्वालिटी के, तो यही सिलेक्शन छुपा हुआ है। बाकी तो सबको आता है, सब पढ़ के जाते हैं, ठीक है। समझ गए हो जो मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि 1-1 नंबर की मारा मारी है। मान लो 70 सबको आते 90 में से, ठीक है, तो 70 आते हुए भी आपने एक भी गलत कर दिया ना, तो आप हज़ारों बच्चों से नीचे चले जाओगे। और मान लो ये 7 क्वेश्चन टफ है ना, अगर 7 में से आपने 2 भी कर दिए ना, तो आप 10,000 बच्चों से ऊपर चले जाओगे, ठीक है। 10,000 तो बहुत ही कम बता दिया, मतलब 50-60 हज़ार बच्चों से ऊपर चले जाओगे। तो कंपटीशन ऐसा टफ लेवल का मेरे अकॉर्डिंग बनना चाहिए पेपर, ठीक है। क्योंकि अगर पेपर ईजी बनेगा ना, तो 70 में से भाई 85 तो सब ठोक के आएंगे, और 85 नहीं तो 80 तो सभी करके आएंगे, और फिर वो लिस्ट जाएगी कति ऊपर, कट ऑफ। क्योंकि अगर कट ऑफ को नीचे लाना है ना, तो फिर पेपर को हार्ड बनाना पड़ेगा थोड़ा, और पेपर हार्ड बनेगा तो वो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। तो आई होप समझ गए होगे।
तो ये मत सोचा करो कि पेपर इजी आ जाए। इजी तो आएगा तो सबके लिए है, अगर टफ आया तो ये मत सोचना कि मेरे लिए ही टफ है। डिपेंड्स, आप कोई पाकिस्तान से डोमिसाइल लेके नहीं आए हो, आपके पास हरियाणा का ही डोमिसाइल है, तो आप पेपर में बैठे हो तो ये मत सोचना पेपर टफ है मेरे लिए। तो जितने हॉल में बैठे हैं ना, मान लो 100 बच्चे बैठे तो 100 बच्चों के लिए टफ है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए बंगाल की खाड़ी याद रखना, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा डीप में पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आईएएस वाली तैयारी करो, और आईएएस लेवल की तैयारी करोगे तब जाके कुछ होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जो वाटरफॉल्स बन है ना इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, और वो एकदम आईएएस लेवल का ही क्वेश्चन है, वो यूपीपीसी में कई बार पूछा है। ठीक है, तो आगे चलिए, हरियाणा की वस्तु उत्तर रेखा के किस दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा में है। ठीक है, याद रखना। आगे चलिए, हरियाणा की प्रायद्वीपीय स्थिति, ठीक है, हरियाणा की महाद्वीपीय स्थिति का सीधा प्रभाव पड़ता है तो कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ पर पड़ता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर पड़ता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों, ए बी। आगे देखिए, ठीक है, हरियाणा के पश्चिमी भाग में कितने वायुदाब की रेखा गुजरती है, तो ये वायुदाब की रेखा गुजरती है 998। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई मास्टर कराए। आगे चलिए, हरियाणा में कितने मिली बार के समदाब रेखा राज्य के पूर्वी घाट को काटती है, तो ये है 1018 मिली बार। डिफेंस दोबारा देख लीजिए, डीप लेवल का है बिल्कुल। हरियाणा में कितने मिली बार की समदाब रेखा हरियाणा राज्य के पूर्वी भाग को काटती है, तो ये है 1018 मिली बार। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किन महीनों में मध्यम तापमान में तीव्रता से वृद्धि होती है, तो ये मई जून में। डिपेंड, देखा होगा आपने तापमान बिल्कुल सर फोड़न वाला हो जाए। ठीक है, तो आगे चलिए, हरियाणा के किस माह में अधिकतम तापमान पाया जाता है, तो ये मई जून में। डिपेंड, मई जून की गर्मी देखी होगी आपने, भीषण गर्मी। आगे चलिए, हरियाणा के किस भाग के में तापमान की भीषणता अधिक प्रभावशाली होती है, तो ये वही पूछा जा रहा है, हरियाणा के किस भाग में। डिपेंड, तो ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है हरियाणा का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। डिपेंड, दक्षिणी पश्चिमी भाग यही क्या कहते हैं, मेवात और ये क्या कहते हैं महेंद्रगढ़ वाला इलाका, इधर तो बहुत ज़्यादा ही मतलब जान निकाल देती होगी गर्मी। आगे चलिए, किन महीनों के मध्य हरियाणा का तापमान निरंतर रहता है, निरंतर गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो अक्टूबर से जनवरी के बीच। अब देख रहे हो जो आजकल मौसम चल रहा है ना, तो ये तापमान मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब सर्दी के आने का संकेत दे रहा है। और आजकल मौसम पता नहीं ऐसा हो रहा है कि अगर ना नहाओ तो घर वाले नु को खाना नहीं मिलेगा, और नहा लिया तो फिर नु का जाडा लगा है। तो मेरा कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है कि अगर नहा लिया तो फिर जुकाम हो जाएगा, और ना नहावे तो फिर घर वाले नु को पहले ना होगा नहीं तो इतना रोटी निकाल लेंगे। अजीब ही है। आगे चलिए फ्रेंड्स, हरियाणा के उत्तरी में भागों में सर्दी और गर्मी के तापमान में अधिक अंतर पाए गए हैं। ठीक है, और इसका क्या कारण है, तो ये देखिए, महाद्वीपीयता का लक्षण है। ठीक है, तो महाद्वीपीयता का लक्षण के कारण हरियाणा के दक्षिणी भागों में सर्दी और गर्मी के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। किसके कारण, तो महाद्वीपीयता के लक्षण के कारण। नेक्स्ट चलिए, आगे देखिए, हरियाणा के किस क्षेत्र का तापमान जनवरी के महीने में हिमांक से नीचे चला जाता है, तो यह उत्तरी शिवालिक। ये ऊपर अभी बताया ना, हिमांक माने समझ लो, ये हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि पानी कौन से कितने डिग्री पे जमता है, तो पानी 0 डिग्री पे जम जाता है। फ्रिज में देखा होगा आपने, जो फ्रीजर वगैरह होता है तो आप उसमें रखते हो ना बर्फ़ जमाने के लिए, जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा ना तो वहाँ पर जम जाएगा पानी, यानी कि बर्फ़ जमा देता है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, हरियाणा के किस क्षेत्र में तापमान जनवरी के महीने में हिमांक से नीचे चला जाता है, तो ये है उत्तरी शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी शिवालिक क्षेत्र का तापमान मतलब बर्फ़ जमा देने वाला हो जाता है हरियाणा में। ठीक है, और कई बार ये पूछ लेता है कि पानी कितने डिग्री पर जमता है, तो ये 0 डिग्री पर जमता है। और ये पूछ लेता है पानी कितने डिग्री पर उबल जाता है। ठीक है, यानी कि उबाल मारने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है, और 0 डिग्री पे पानी जम जाता है। ठीक है, ये सब साइंस में कराया हुआ है आपको। आगे चलिए, आपको नहीं मतलब अपने चैनल पर, हरियाणा में गर्मी के मौसम कब से होता है। ठीक है, तो अप्रैल से जून के बीच भयानक गर्मी होती है, तो ये लॉलीपॉप है। आगे चलिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी तो ये मई जून में होती है, कई बार बता दिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन को रोकने हेतु पौधे को पंक्ति वृद्ध लगाना चाहिए, तो ये है हिसार,
भिवाड़ी और सिरसा ठीक है। मतलब ये मतलब ऐसे इलाके हैं यहाँ की मृदा इन इलाकों में मृदा अपरदन वगैरह बहुत ज़्यादा होता होगा। तो इनमें मृदा अपरदन रोकने के लिए, मृदा अपरदन छोड़ दो, सिंपल वे में इसको याद रखो। जो मान लो ये पेड़ वगैरह काटते हैं ना ठीक है, तो पेड़ वगैरह की जो जड़ें हैं तो वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, कसक के ठीक है, कस के पकड़ के रखती है। पेड़ ही काट दोगे बिल्कुल तो फिर वहाँ से मिट्टी भी उखड़ जाएगी ठीक है। तो ये मृदा अपरदन को रोकने के लिए, यानी कि मिट्टी को उखड़ने से रोकने के लिए, तो ऐसे कतार में पेड़ लगाने चाहिए। मतलब कतार में आपने देखा होगा कई खेतों में जो यहाँ पर क्या कहते हैं, मेड़ बोलते हैं ना यूपी साइड में, तो खेतों में जो डोल सी होती है उसको मेड़ कहते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा में शायद डोल कहते हैं खेत की मेड़ को ठीक है। तो ये मेड़ों के साइड साइड सफ़ेदे के पेड़ लगा दिए जाते हैं ऐसे, ताकि वो मेड़ की मिट्टी कटे ना या फिर डोल की मिट्टी कटे ना ठीक है। तो उसको कहते हैं मृदा अपरदन रोका जा रहा है, यानी कि डोल की मिट्टी को कटने से रोकने के लिए ऐसे चारों तरफ सफ़ेदे के पेड़ या फिर सफ़ेदे के ज़्यादातर मैंने देखे हैं इधर समालखा साइड ठीक है। तो समझ के गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये तीनों जगह हैं यहाँ पर कतार में पेड़ लगाने चाहिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए। आगे चलिए, हरियाणा राज्य में किस जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? तो हिसार। नेक्स्ट देखिए, राज्य में ठीक है, राज्य के ग्रीष्मकाल के दौरान ठीक है हरियाणा में कितना तापमान रहता है गर्मी में? तो ये 46 से 48 के बीच ठीक है, 46 से 48 के बीच अपने यहाँ टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर ये जब टेम्परेचर होता है ना, तो लगभग जून जुलाई में मतलब मज़ा सा आने लगता है कि बस अब घर से बाहर जाना ही नहीं है ठीक है। अगर ये पूछ ले पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, तो 58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है पूरे विश्व का। और ये अफ्रीका में एक जगह पड़ती है, अल्जीजिया ठीक है। ये कई बार पूछ लेता है ग्रुप 3D एग्जाम में सीधा फैक्ट के रूप में कि विश्व में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, तो अफ्रीका का एक शहर है अल्जीजिया ठीक है, 58 डिग्री। ये देख लो, अफ्रीका के लोग इसी वजह से काले काले हैं। और क्यों काले काले हैं? मान लो ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के बीच से वो क्या बोलता हूँ विस्वत रेखा गुजरती है ना, तो अफ्रीका वगैरह के जो कोंगो वगैरह के इलाके हैं ठीक है, तो वही विस्वत रेखा पर यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज 12 के 12 महीने सीधा चमकता है इस भूमध्य रेखा पर ठीक है। इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं एकदम काले काले हैं ठीक है। और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान है 58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है ठीक है, याद रखना। और कई बार ये पूछ लेता है ना भारत का, मतलब भारत का मैप ऐसा है ना कुछ, ऐसा क्या बना रहा हूँ मैं ठीक है, भारत का मैप ऐसा है कुछ ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है ना ठीक है, और अफ्रीका का मैप आपने देखा हुआ उसका ऐसा सींग सा निकला हुआ है ठीक है। तो ये जो ये वाला एरिया है ना, तो ये सींग के अंदर फिट था ठीक है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जो दक्षिण भारत के जो लोग, चेन्नई साइड वगैरह के जो एरिया है वहाँ के लोग काले काले हैं ठीक है। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि जो भारत का जो ऐसा कटा सा एरिया है ना, तो ये अफ्रीका के जो प्लेट थी तो उसके साथ अटैच था ठीक है। तो वहाँ से उस प्लेट से अलग होकर अपना अपना क्या कहते हैं, अपना एशिया में आ गई है इंडियन प्लेट ठीक है, और अफ्रीका प्लेट से अलग होगी। तो आपने देखा होगा कि जो दक्षिण भारत के जो लोग वगैरह हैं ना, जो चेन्नई वगैरह के साइड ठीक है, तो वो थोड़े काले काले से हैं, उनके लक्षण आज भी अफ्रीका वालों जैसे ही है ठीक है। तो आई होप। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीईटी के एग्जाम में 2022 में ठीक है। लू, तो ये लू उत्तर भारत में चलती है ठीक है। ये देख लीजिए, हरियाणा के ग्रीष्मकाल के दौरान वही जिसने कहना कि ताती वाड़ चल रहा है, वही वाली लू है यह ठीक है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी जिलों में चलती है ठीक है। और ये पूछा गया था यूपी पीईटी में ठीक है, तो और वहाँ पर लिखा हुआ था उत्तर भारत ठीक है। तो उत्तर भारत में हरियाणा भी आता है ठीक है। अगर इन ऑप्शन को काट दें, अगर यहाँ लिख दें कि उत्तर भारत ठीक है, उत्तर हरियाणा या फिर उत्तर भारत, तो आंसर वो भी ठीक होगा, क्योंकि हरियाणा उत्तर भारत में ही पड़ता है। आगे चलिए, हरियाणा में शीतकाल की अवधि, तो ये सितंबर से मार्च के बीच में ठंड पड़ती है, लेकिन आजकल ठंड पड़ ही नहीं रही है ठीक है। क्यों नहीं पड़ रही है? कि पहले जब वो छोटे छोटे थे, छठी सातवीं क्लास में, तब शॉल ओढ़ ओढ़ के रामलीला देखने जाया करे थे, मूंगफली खाया करे थे, जैकेट ओढ़ के, स्वेटर ओढ़ के। लेकिन अब तो नवंबर आ लिया, अब तो नहीं पता लग रहा है कि सर्दी है कि गर्मी है ठीक है। बीच का मौसम हो रहा है और ये मौसम बड़ा खतरनाक है, सर्दी का तो पता ही नहीं लग रहा है। तो सर्दी में हरियाणा का टेम्परेचर 12 डिग्री से 14 डिग्री रह जाता है ठीक है, ऐसे याद रख लो। आगे चलिए, शीत ऋतु में हरियाणा के किस भाग में शुष्क ऋतु पाई जाती है ठीक है? तो इस शुष्क ऋतु पाई जाती है दक्षिणी पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, हरियाणा में वर्षा का वार्षिक विवरण ठीक है। ये सिंपल वे में समझिए, हरियाणा में जो वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि जो बारिश होती है, तो उसका औसत पूछा जा रहा है। तो ये 40 से 60 ठीक है, ये 40 से 60 सेंटीमीटर है। और ये कई जगह 40 की जगह 45 से 60 मीटर भी लिखा मिलेगा सेंटीमीटर ठीक है। तो आप समझ जाना, हरियाणा में जो वार्षिक वर्षा होती है एक साल में, तो 40 से 60 सेंटीमीटर ठीक है। लेकिन यूपी पीसीएस वाले पता कैसे पूछते हैं क्वेश्चन,
यूपी पीसीएस में डीप में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि ना सामान्य शोर कितना है, ठीक है। तो सामान्य शोर मतलब 45 से 60 तक आदमी, मतलब जो नॉइस होती है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इतना मतलब आदमी के लिए हानिकारक नहीं है, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो वही बता रहा हूँ, ठीक है। सामान्यतः शोर जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं अपने कानों तय, तो ये 45 से 60 डिग्री, ठीक है। 60 नॉइस, ठीक है, 60 डिग्री का लो, ठीक है। तो ये 60 डेसीबल, ठीक है। शोर को डेसीबल में नापते हैं ना, ध्वनि को, ठीक है। तो ये 45 से 60 डेसीबल का जो शोर वगैरह है ना, तो ये हमारे कान बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार जो ये डीजे वगैरह बजते हैं, तो ये भी पूछ लेता है डीजे की जो नॉइस ध्वनि है तो ये कितनी है, तो ये डीजे बजता है 90 पे, ठीक है। और कई बार ये जब डीजे पूरी ज़ोर से बजता है ना, तो कई बार फिर कानों में झंझनाहट सी होने लगती है कि बस थोड़ा कम कर, ठीक है। तो हमारे कान सिर्फ 45 से 60 डेसिबल तक ध्वनि को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। ये यूपी पीसीएस में ये ग्रुप डी का बताया है, ठीक है। लेकिन यूपी पीसीएस वालों ने पता क्या पूछ लिया एक बार क्वेश्चन, कि जब हवा चलती है ना, तो हवा चलती है जो पत्ते सरसराहट होती है, ठीक है। जो पत्तों की सरसराहट होती है, या फिर कहीं आंधी वगैरह चलती है ना, तो सूखे पत्ते उड़ के जाते हैं, तो जो पत्ते सूखे उड़ के जाते हैं ना, सरसराहट होती है उन पत्तों में, तो उन पत्तों में कितना शोर होता है ये बता दो। तो उसमें होता है 20, ठीक है, 20 डेसिबल, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ बता रहा हूँ, कि जैसे कहीं बाग वगैरह है तो आंधी चल रही है, तो जो पत्ते सरसराहट करेंगे ना, तो उसमें 20 डेसिबल का शोर होता है, ठीक है। ऐसे याद रखना। और ये यूपी पीसीएस वालों का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो इतनी डीप में चले जाते हैं पीसीएस, ठीक है। तो वही की बात है, अब मान लो आप डीसी बनोगे, ठीक है। तो डीसी बनोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए डीप में पढ़ना पड़ेगा। आप पूरे ज़िले के डीसी बनोगे या फिर एसडीएम बनोगे, तो इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो कुछ ना, इतनी बड़ी पोस्ट है, तो वो एग्ज़ाम आपसे कुछ ना कुछ तो चाहेगा ना कि आपको डीप में नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा डीप में क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हाल फिलहाल 2021 का रिजल्ट आया, देखा होगा किसी ने यूपी पीसीएस का। तो एक भाई बहन थे, ठीक है। एक घर में एक भाई था और एक बेबे थी, ठीक है। दोनों एसडीएम बने हैं, ठीक है। दोनों एसडीएम बने हैं, और बिल्कुल गरीब घर के थे बेचारे, पढ़ते रहे, ठीक है। और दोनों जो 2021 का रिजल्ट आया यूपी का, ठीक है, तो दोनों एसडीएम बनी है, उसकी बेबे भी और भाई भी दोनों एसडीएम, ठीक है। और एक उनके पड़ोस में कोई था, तो वो लड़की बनी है डिप्टी कलेक्टर, वही डीसी, ठीक है। उनके परिवार में ही था कोई, ठीक है। तो एक परिवार से 3 लड़के लगे हैं, एक लड़की लगी है डीसी यानी कि डिप्टी कलेक्टर, और भाई बहन लगे हैं दोनों एसडीएम, ठीक है। तो जुटे रहिए, लगे रहिए, आगे चलिए, ठीक है। हरियाणा का वर्षा ऋतु का तापमान गिरने का क्या कारण है। अब वर्षा, आर्द्रता और धूप का अंतर, ठीक है। तो ये हरियाणा में वर्षा ऋतु में जो टेम्परेचर गिर जाता है, तो वर्षा के कारण, आर्द्रता के कारण और धूप के अंतर के कारण, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। और कई बार ये पूछ लेता है कि हाइड्रोमीटर से क्या आप नापते हैं, तो इससे मापते हैं आर्द्रता। आगे चलिए, हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो ये 110 सेंटीमीटर। आगे चलिए, हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनों से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है, तो 80%, मैंने ये बता दिया है, इसको याद रखना, ये बंगाल की खाड़ी को। आगे चलिए, जनवरी 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 मार्च में होने वाली वर्षा को हरियाणा का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो बताइए हरियाणा को स्थानीय जो जनवरी और मार्च के बीच जो बारिश होती है, तो हरियाणा में क्या कहते हैं उसको, ठीक है। बता सकता है कोई, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है। ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, चाहे गूगल कर सकते हो, चाहे जहाँ भी पढ़ते हो किसी मास्टर से या फिर किसी बुक से, ठीक है। तो आप गूगल भी कर सकते हो, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। आगे चलिए, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी। हरियाणा का चीरापूंजी कहा जाता है, तो चिचरौली यमुनानगर को, ठीक है। अगर ये पूछ ले पूरे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो ये चीरापूंजी में होती है। कई जगह ये आपको मासिन राम लिखा लिखा मिलेगा, ठीक है। तो मासिन राम ये मेघालय में पड़ता है, यहाँ पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और हरियाणा का मासिन राम कहते हैं यमुनानगर के छिछरौली को। आगे देखिए, हरियाणा के किस स्थान पर वार्षिक औसत वर्षा अधिक होती है, तो ये होती है अम्बाड़ा। और ये क्वेश्चन शायद सीईटी में पूछा हुआ था, ठीक है। ये सीईटी में पूछा हुआ था कि इनमें से किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो अम्बाला, ठीक है। ये सीईटी का क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया। आगे चलिए, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का वह जिला जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो सिरसा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा प्रदेश में वर्षा
वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया गया है? तो यह पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में वर्षा वितरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला पूर्वी मंडल से संबंधित नहीं है? तो सिरसा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी नापी गई है? तो ये 500 से 1100 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के पूर्वी मंडल में हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्ष में 30 दिनों तक औसत सामान्यतः वर्षा कितनी दर्ज की गई है? तो ये 20 से 30 मिलीमीटर। ठीक है। आगे देखिए, पूर्वी पूर्वी मंडल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा का दैनिक औसत मात्रा कितनी है? तो ये है 18 से 8 से 14 मिलीमीटर। ठीक है। मुझे पता है आप लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि इतनी डीप में कभी पढ़ाया ही नहीं किसी ने, और ना ही पढ़ा है, और ना ही कभी कोशिश की पढ़ने की। ठीक है। तो कोई नहीं, झेल लो, 5-7 क्वेश्चन हो रहे हैं टफ लेवल के। ठीक है। मुझे पता है आपको इजी क्वेश्चनों की आदत है। तो चलिए, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देना कई लोग तो पेपर में देख के ना, सीईटी के पेपर में देख के कई क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत, कुरुक्षेत्र का युद्ध, क्या बोल रहा हूँ, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। ऐसे क्वेश्चन देख के ना वो बिल्कुल, मतलब ऐसा सोच रहे थे कि बिल्कुल अब क्लियर है। ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना, सही बताऊँ तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को लग रहा होगा ये 3-4 क्वेश्चन ईजी आ गए। ठीक है। तो ईजी उन्होंने एक तरफ आपके हाथ में हलवा रख दिया था, ये पूछ लिया हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉन सेंस है, कभी नहीं पूछा जाना चाहिए। ये तो जो छठी सातवीं में पढ़ता है उसे भी पता होगा। ठीक है। लेकिन ये 5-6 क्वेश्चन आपके हाथ में एकदम हलवा रख दिया, और इन 5-6 क्वेश्चनों को देख के बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर बिल्कुल आसान आया है। लेकिन इन 5-6 क्वेश्चनों को हलवा रख दिया आपके हाथ में, लेकिन जो इंडियन जीके, यानी कि भारत का जो इंडियन जीके पूछे गई थी, इंडियन जीके के 15 क्वेश्चन में से ना लगभग 13 के तो किसी की हवा ही नहीं लगी होगी कि वो कहाँ से पूछे गए। ठीक है। और वो क्वेश्चन इसी वजह से पूछे गए कि 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ हरियाणा जीके के बिल्कुल लॉलीपॉप दे दिए, और जो 15 क्वेश्चन जो जीके के थे ना, इंडियन जीके के, उनमें से कोई माई का लाल 2-4 ही सॉल्व करवाया होगा। मतलब 13-14 तो बिल्कुल हवा ही नहीं लगी हुई। वो इसी वजह से टफ बनाए गए थे, क्योंकि आपको इधर हलवा दे रखा है, आप ये बोल नहीं सकते हो कि सर पेपर टफ है। फ्रेंड्स, तो इस वजह से जो इंडियन जीके के जो पार्ट पूछा गया था ना, वो एकदम डीप लेवल का था। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे चलिए, निम्न में से कौन हरियाणा के पश्चिमी मंडल का जिला है? तो ये है रेवाड़ी, झज्जर और फतेहाबाद। आगे चलिए, पश्चिमी मंडल। ठीक है। पश्चिमी मंडल में शामिल जिलों के भूभाग प्राय अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं। तो यह है गुरुग्राम। नेक्स्ट चलिए, वर्षा वर्षा की परिवर्तनशीलता का क्या आशय है? तो यह है औसत से अधिक वर्षा होना और औसत से कम वर्षा होना। तो ऑप्शन नंबर सी। यह है HCS लेवल का क्वेश्चन, और ये वहीं से उठाया है। ठीक है। ये डीप लेवल का है। तो यहाँ पर बताना सही कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं सही कथन कौन सा है। तो चलिए, ठीक है, देखिए पहला क्या कहता है, पश्चिमी पश्चिमी मंडल में दक्षिण पश्चिमी मानसून जुलाई से सितंबर के महीने में कुल वार्षिक वर्षा 80 से 85% वर्षा होती है। तो ये सही है, पढ़ के लग रहा है। ठीक है। ऊपर अभी लगा के आए हैं ना, भिवाड़ी जिले के लोहारू ठीक है, भिवाड़ी जिले के लोहारू उप प्रभाग में औसत सामान्यतः वार्षिक वर्षा 300 मिलीमीटर से कम दर्ज की गई है। ये सही है। हरियाणा में वर्षा की परिवर्तनशीलता, ठीक है, परिवर्तनशीलता उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की दिशा में बढ़ती जाती है। तो ये भी सही है। ठीक है, ये बढ़ती जाती है, नो डाउट अबाउट डैट। आगे चलिए, हरियाणा में वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण बाढ़ सूखा दोनों परिस्थितियाँ पाई गई है। तो ये सही है। ठीक है, ये पढ़ के चारों ही सही लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा, ठीक है, हम थोड़ी मृदा वगैरह देख लेते हैं। हरियाणा की मृदा को धरातलीय आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया? तो 3। आगे चलिए, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में मृदा, तो ये चट्टानी पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ वगैरह जहाँ होंगे वहाँ चट्टान यानी कि कंकड़ पथरीली मृदा होगी। आगे चलिए, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये मोरनी की पहाड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
मैदानी क्षेत्र में मृदा की विशेषता क्या है? तो ये पीले भूरे रंग की होती है, ये विशेषता। इसके आगे चलिए, किस क्षेत्र की मृदा को खादर क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो मैदानी क्षेत्र की मृदा को खादर क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। हरियाणा में मैदानी क्षेत्र किससे बना है? तो ये रेत, गाद और कठोर बजरी से। ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए 56 नंबर क्या कहता है? हरियाणा में मैदानी क्षेत्र में रेत, बजरी, गाद, कठोर कैलेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? तो बताइए स्थानीय रूप में इसे क्या कहा जाता है? इसको जो कहते हैं कंकर स्टीमेंट्स। जो हरियाणा का जो मैदान वगैरह बना है ना, मैदानी क्षेत्र, तो ये रेत, बजरी वगैरह, कंकड़ पथरी स्टीमेंट बजरी वगैरह से बना है, तो इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं कंकर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? हरियाणा का कौन सा भाग रेतीला है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी भाग। आगे चलिए, हरियाणा में रेतीली मृदा के प्रसार का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है पड़ोस। ठिवण पड़ोस में राजस्थान से चलने वाली तेज हवाएं आती हैं। ठिवण इसी वजह से यहाँ की जो रेतीली मृदा है, क्योंकि राजस्थान में है थार मरुस्थल। ठिवण तो वहाँ से हवाएं वगैरह चलती हैं, तो वो रेत वगैरह उड़ाकर ले आती है। ठिवण इसीलिए पड़ोस राज्य राजस्थान से चलने वाली तेज हवाओं के कारण यहाँ की जो मृदा है वो रेतीली है। आगे चलिए, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा गया? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भागों में। आगे चलिए, हल्की मृदा में कौन सी मृदा उपस्थित होती है? तो ये हो जाएगी बालू, दोमट और अपेक्षाकृत बालू, दोमट। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, दिखाई दे रहा होगा ठिवण बालू दोमट मृदा की विशेषता क्या है? तो ये मृदा का नरम होना, पानी का पर्याप्त रिसाव, सिल्ट मृदा बालू अनुपात का समान होना। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारी विशेषताएं हैं। आगे चलिए, हरियाणा के किस मृदा को रसोली मृदा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, बताइए किसको? तो ये हो जाएगा अपेक्षाकृत दोमट बालू मृदा को रसोली मृदा कहा जाता है। और ये A1 क्वालिटी का लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए फ्रेंड्स, अगला क्या कहता है? बालू। बालू दोमट मृदा अधिक पाई जाती है, तो ये बालू दोमट मृदा में अधिक मात्रा पाई जाती है, तो बालू की। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? टपकन वही फुहारा सिंचाई। टपकन फुहारा सिंचाई व्यवस्था से किस मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। आगे चलिए, अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो चूने की। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हरियाणा में किस मृदा को सुधारने के लिए शुष्क भूमि कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो अत्यंत हल्की मृदा को सुधारने के लिए। फ्रेंड्स आगे चलिए, दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी व दोमट मिट्टी किसके रूप हैं? तो ये मध्यम मृदा के, ठीक है, यानी कि मीडियम मृदा के। आगे चलिए, हरियाणा के नूहू व पश्चिमी फिरोजपुर छिरका के नीचे क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मोटी दोमट। नेक्स्ट देखिए, हल्की दोमट मृदा सामान्यतः हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी अम्बाला और नारायणगढ़ तहसील में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, दोमट मृदा से किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? तो ये गेहूँ, कपास, चावल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है? तो ये भारी मृदा चिपचिपी हो जाती है। आगे चलिए, शिवालिक ग्रीपादीय तथा चट्टानी तल में मृदा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा को घर व कंदी भी कहा जाता है? तो ये ग्रीपादीय मृदा को घर और कंदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये हम ऊपर देख के आए हैं अभी। आगे देखिए, सामान्यतः भारी मृदा में जल धारण करने की क्षमता कम होती है, कम। आगे चलिए, भांगर मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो यमुनानगर में। यह है A1 क्वालिटी का HCS का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आई होप अब क्लियर सही दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। चलिए देखिए, थानेश्वर व फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में सोलर मृदा पाई जाती है, तो ये सही है, पढ़ के लग रहा है। ठीक है, जगाधरी। आगे देखिए, जगाधरी में लोह युक्त चीका अर्थात डाकर मृदा भी पाई जाती है, तो ये सही है। शिवालिक शिवालिक मृदा कालका तहसील में पाई जाती है, ये सही है। ठीक है, चौथा देखिए क्या कहता है? गिरिपादी मृदा शिवालिक से गिरिपादी प्रदेश में पाई जाती है। तो ऊपर से गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, कई बार बता दिया ये तो। ठीक है, तो ये सारे ही सही है।
फ्रेंड ये देखिए, और ये HCF का क्वेश्चन उठाया हुआ है। आगे चलिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मिलान करना है तो अभी कर देते हैं। तो आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। तो चलिए देखिए, चट्टानी तल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो चट्टानी तल मृदा ये पाई जाती है भिवानी और दादरी में फ्रेंड, यानी कि दादरी है ना ये फ्रेंड, भिवानी और चरखी दादरी में फ्रेंड। एक दादरी यूपी में भी है फ्रेंड। तो ये भिवानी और चरखी दादरी में पाई जाती है, यानी कि तीसरा। आगे देखिए, भारी मृदा तहसील फ्रेंड। तो भारी मृदा कहाँ पाई जाएगी? कुरुक्षेत्र और करनाल में, यानी कि एक। हल्की दोमट मृदा कहाँ पाई जाएगी? तो ये मेवात और रेवाड़ी वगैरह के इलाके में फ्रेंड, क्योंकि मेवात वगैरह में रेत वगैरह है फ्रेंड। तो ये हल्की मृदा पाई जाएगी मेवात और रेवाड़ी में, यानी कि चौथा। और गिरिपातीय मृदा तो कई बार बता दिया, कालका और नारायणगढ़ की तहसील में मिलेगी, यानी कि दूसरा। यानी कि 3142 है, कहीं 3142 देखना है फ्रेंड। तो 3142 यहाँ पर है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, डैश हरियाणा में मृदा की समस्या है? तो ये अपर्दन, मृदा अपर्दन हरियाणा में मृदा की समस्या है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मृदा अपर्दन से संबंधित कौन सा कथन गलत है फ्रेंड? तो गलत बताना है यहाँ पर। तो देखिए, मृदा अपरदन मुख्यतः जल और वायु के द्वारा होता है। तो ये पढ़ के ही सही लग रहा है फ्रेंड, तो ये तो सही है। मृदा अपरदन से मृदा की उत्पादकता कम होती है, तो ये सही है फ्रेंड। तो ये पढ़ के ही सही लग रहे हैं दोनों। आगे चलिए, मृदा अपरदन को निर्दयी शत्रु या रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सही है फ्रेंड। तो यहाँ पर गलत बताना था, तो सारे सही है, कोई गलत नहीं है फ्रेंड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन फ्रेंड। ये कई बार क्वेश्चन HCS में पूछा है कि हरियाणा में रेंगती मृत्यु किसको कहते हैं? तो जो मिट्टी कट कर कर जाती है ना, तो इसको मृदा अपरदन को निर्दयी शत्रु या फिर रेंगती मृत्यु कहते हैं फ्रेंड। आगे चलिए, 81 नंबर क्या कहता है फ्रेंड? देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कि जिले में जल द्वारा मृदा अपरदन से अधिक मात्रा होता है? तो बताइए कि जिले में फ्रेंड। तो यहाँ देख लीजिए, दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कि जिले में जल द्वारा मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है? तो ये पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। पानी के द्वारा ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। आगे देखिए, हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है? तो ये पवन अपरदन। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में वायु द्वारा मृदा अपरदन अधिक होता है? तो ये होता है हिसार, सिरसा और रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, हरियाणा में शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लवणीय और क्षारीय मृदा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में रेह और कल्लर किस प्रकार की मृदा को कहते हैं? तो ये कहते हैं लवणीय और क्षार द्वारा प्रभावित मृदा को रेह और कल्लर मृदा कहते हैं। ये डीप लेवल का है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन मृदा की उर्वरता को ह्रास का कारण है? ठीक, तो बताइए कौन सी मृदा उर्वरता की ह्रास का कारण है? तो ये कृषि की दोषपूर्ण पद्धति और रासायनिक और उर्वरकों का अधिक प्रयोग। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये दोनों। यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है। ठीक, तो गलत है, तो ये गलत पे ही चलते हैं। देखिए, बाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा नमी युक्त हो जाती है। ठीक, तो ये गलत है, बाष्पोत्सर्जन के कारण ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे चलिए, 88 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मृदा के संरक्षण के उपाय में कौन सा है? ठीक है, तो ये बताइए मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, बांध बनाकर, ठीक है, पशुओं पर चराई नियंत्रण करके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, बांध बनाकर, और जो ये डांगर वगैरह छोड़ देवे ना चरने के लिए, तो इनको कम चराओ, क्योंकि ये भी पहाड़ के दर्द हैं मार्टी ने। फ्रेंड्स, आप देखेंगे हरियाणा का जो अफवाह तंत्र है और झीलें वगैरह हरियाणा की, फ्रेंड्स सब कुछ डिटेल में चल रहे हैं। फ्रेंड्स एकदम डिटेल में था ना, बीच में जो ऐसे 5-7 क्वेश्चन आए थे जो आपको एकदम डिटेल में मैंने सिलेक्ट कर रखे थे, तो आप बस बने रहिए लास्ट तक। आगे देखिए, हरियाणा में प्रभावित होने वाली नदियों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये ऋग्वेद। फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं हरियाणा की क्या नदियाँ और झीलें, और बिल्कुल जीरो लेवल से चल रही हैं। फ्रेंड्स जीरो लेवल से मतलब एकदम 0 पॉइंट है। फ्रेंड्स तो देखिए, हरियाणा में जो नदियों का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? ऋग्वेद में। फ्रेंड्स इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, अष्टाध्यायी ये पाणिनि की लिखी हुई है, कई बार पूछा है। आगे चलिए, हरियाणा का विशाल मैदान निम्न में से किन नदियों तंत्रों से बना हुआ है? तो ये गंगा और सिंधु। फ्रेंड्स आगे चलिए, जो मेरी UPSC, फ्रेंड्स UPSC के जो लेवल के जो क्वेश्चन चल रहे हैं हरियाणा स्टेट PCS के लिए 3 पार्ट हो गए ज्योग्राफी के, तो आप वहाँ जाकर इन सब नदियों का देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये ऊपर नदियाँ थी ना,
कि गंगा यमुना का क्या काम है, गंगा सरस्वती का क्या काम है, ठीक है ना, गंगा सिंधु का क्या काम है, तो ये सब मैंने वहाँ पर डिटेल में कराया हुआ है। आगे चलिए, हरियाणा हरियाणा में कोई भी बारहमासी नदी उद्मित नहीं होती है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, तो विशाल मैदानी क्षेत्र है इसका कारण, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा की नदियाँ प्रभावित होती हैं तो दक्षिणी भाग में, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा के उत्तरी अपवाह तंत्र की अधिकतर नदियाँ किन पहाड़ियों से निकलती हैं, तो शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी से निकलती है, तो यमुना नदी बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। आगे चलिए, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार किस जिले से होता है, तो ये यमुनानगर में, ये लॉलीपॉप है, और ऐसे क्वेश्चनों को ये आप वेट कर रहे होगे। आगे चलिए, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी, तो ये यमुना नदी है। आगे चलिए, हरियाणा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, यमुना के मैदानी क्षेत्र की सहायक नदी है, तो ये है टोंस, गिरी, आसन और ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सारी है, ठीक है। आगे चलिए, यमुना नदी द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा टच नहीं होती, तो ये अम्बाड़ा। नेक्स्ट देखिए, यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये एंट्री मार दी है अलीगढ़ में। आगे चलिए, हरियाणा की सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है, तो ये पूर्वी सीमा पर बहती है हरियाणा में। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो यमुना नदी, फ्रेंड्स। हथनीकुंड बैराज पर, फ्रेंड, हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में है, किस नदी पर है, फ्रेंड, तो ये हथनीकुंड पड़ता है आई थिंक यमुनानगर में, और ये यमुनानगर में, और ये यमुना नदी पर ही है, फ्रेंड, ऐसे याद रखना। सोमबा, फ्रेंड, सोमबा पथराला नदियाँ किस स्थान से यमुना में मिलती हैं, तो ये मिलती हैं मेहर माजरा से। आगे चलिए, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दृशदती और सरस्वती, फ्रेंड्स। हरियाणा की दो पवित्र नदियाँ हैं, दृशदती और सरस्वती। आगे चलिए, वैदिक सभ्यता गंगा नदी के किनारे फली फूली थी। आगे देखिए, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है, तो ये सरस्वती से। भैनी के निकट सरस्वती में कौन सी नदी मिलती है, तो ये चुटांग। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सरस्वती नदी पेवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण हुआ है, तो मारकंडा नदी से मिलती है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सरस्वती निम्न में से किस क्षेत्र में बहती है, तो ये लोअर भवानीपुर और खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ठीक है, अगला देखिए, घग्गर नदी कैसी है, तो ये बृहद बरसाती है, ठीक है, बृहद बरसाती। घग्गर नदी किन नदियों के बीच बहती है, तो सतलुज और यमुना। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती, तो भिवाड़ी में नहीं बहती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में ओट्टू बैराज किस नदी पर स्थित है, तो हाकड़ा और घग्गर नदी पर है। झाझरा और कौशल्या नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो ये है घग्गर, ठीक है। और ये कौशल्या कौन थी, तो कौशल्या बता सकता कोई कौन थी, ठीक है, तो ये माँ राम की माँ का नाम था कौशल्या। आगे चलिए, घग्गर नदी में आकर मिलने वाले छोटे नालों को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं चो। नैली नामक बाढ़ के मैदान निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ये घग्गर नदी, फ्रेंड्स। जोया नाला, ठीक है, जोया नाला किस नदी से निकलता है, तो ये घग्गर नदी से। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाला दक्षिण में घग्गर नदी में मिलता है या फिर यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो दक्षिण में घग्गर नदी से कौन सा नाला निकलता है, तो ये सूकर नाला। आगे चलिए, निम्नलिखित निम्न, ठीक है, किस नदी को पौराणिक गाथाओं में अरुणा के नाम से जानते हैं, तो मारकंडा का पुराने जमाने में नाम था अरुणा। तो चलिए, ठीक है, याद है ना। आगे चलिए, धरती, ठीक है, धरती धर पहाड़ियाँ किस नदी के उद्गम स्रोत है, तो ये मारकंडा नदी निकलती है धरती धर पहाड़ियों से, ठीक है, ऐसे याद रखना। मारकंडा नदी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो टांगरी नदी सहायक नदी है मारकंडा की। आगे देखिए, शिवालिक की पहाड़ियों में बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नहीं है, ठीक है, ऐसी एक नदी टांगरी, ठीक है। तो टांगरी नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ऐसे याद रखना। वह नदी जो सोलन, ठीक है, सोलन जिले की डाकसाई नामक स्थान के पास से शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका नाम है टांगरी, ठीक है, ये याद रखना।
और कई बार ये पूछ ले कि डाकसाई पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो ये है टांगरी नदी। और ये डाकसाई पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में। टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है, तो अबगा नदी को निचला खंड के रूप में जाना जाता है। चेटक नदी, ठीक है, चेटक नदी का ऋग्वेदिक काल नाम था, तो ये दृश्यदती, ठीक है। आगे चलिए, निम्न में से किस जिले से होकर चेटक नदी नहीं बहती, तो ये अम्बाड़ा जिले से। तो यहाँ पर मिलान करना है तो ये कर देते हैं। चलिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। तो देखिए, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी को क्या कहते थे, ये देख लीजिए। ये फ्रेंड्स, यमुना नदी को क्या कहते थे, तो इनको यमुना नदी को कहते थे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी कि 4। सरस्वती नदी को वैदिक नदी कहा जाता है, यानी कि 3। घग्गर नदी को क्या कहा जाता है, तो बताइए। घग्गर नदी को हकड़ा नदी कहा जाता था, और मारकंडा को कहा जाता था अरुणा, ठीक है, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी मिलान करना है, तो चलिए देखिए। तो देखिए, ठीक है, तो यमुना, यमुना कहाँ से निकलती है, तो कहाँ, यमुना नगर के कालेसर से, यानी कि 3। घग्गर कहाँ से निकलती है, तो पंचकुला, पंचकुला जिले के कालका से, यानी कि 4। मारकंडा कहाँ से निकलती है, तो मारकंडा निकलती है अम्बाला के, अम्बाला के काला आम से, ठीक है। एक सेकंड रुको। और सरस्वती नदी, तो ये हो जाएगा यमुना जिले के आद्री बद्री से, ठीक है। तो ये एक, और ये मारकंडा तो अम्बाला के काला आम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 34 21 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अम्बाड़ा में भी काला आम है क्या, ठीक है, ठीक है। तो इसका देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा 34 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोबारा मिलान करवा देता हूँ, ठीक है। यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी, तो ये यमुना नदी निकलती है यमुना नगर के कालेसर से। घग्गर नदी तो ये पंचकुला के कालका से निकलती है। मारकंडा नदी तो ये अम्बाड़ा से, ऐसे याद रख लेना, अम्बाड़ा से निकलती है, ठीक है, अम्बाड़ा के काले आम से, ठीक है। ये काला आम अम्बाड़े में भी पड़ता है क्या, ये मैंने पहली बार ही सुना है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, होगा भी। सरस्वती नदी तो ये यमुना नगर के आदि बद्री जिले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 21। आगे देखिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक तरफ नदियाँ, यानी कि सहायक नदी है, तो मिलान करना है यहाँ पर। चलिए देखिए, टांगरी किसकी सहायक नदी है, तो बताओ। टांगरी की सहायक नदी है ये बलियाली, ठीक है, बलियाली, यानी कि एक। चेटंग की कौन सी है, तो ये राक्षी, और ये मारकंडा की है बेगना, ठीक है, यानी कि 132, ठीक है, 132 है कहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो ये देखिए 132 ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, ठीक है, साहिबी नदी, साहिबी नदी को जग दादरी भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, किस नदी को दिल्ली में के नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है, साहिबी नदी को। आगे चलिए, साहिबी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये मारकंडा सहायक नदी नहीं है। आगे चलिए, साहिबी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये इंदौरी नदी। आगे चलिए, दोहन, दोहन नदी हरियाणा राज्य में कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है, तो 50 किलोमीटर बहती है दोहन नदी हरियाणा में। आगे चलिए, कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती, तो ब्यास नदी, ठीक है। ये सब जम्मू कश्मीर की है। आगे चलिए, हरियाणा में किस, हरियाणा के किस भौगोलिक स्वरूप के कारण झीलों की संख्या बहुत कम है, तो हरियाणा में झीलें बहुत कम क्यों हैं, तो देखिए, उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों का होना और दक्षिण में अरावली का होना, इस वजह से हरियाणा में ज़्यादा झीलें नहीं पाई जाती। आगे चलिए, हरियाणा में झीलों का महत्व किन कारणों से है, तो कृषि, पर्यटन और पर्यावरण, इन सब की वजह से हरियाणा में झीलों का बहुत ही स्थान है, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा की कौन सी झील स्थित है, तो हरियाणा में दमदमा झील, कोटला और खलीलपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बड़कल झील, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कब बनाई गई थी, 1947, ठीक है। ये हरियाणा CET में पूछा हुआ था क्वेश्चन की बड़खल झील कब बनी थी, तो ये 1947, ठीक है, ये CET का पूछा हुआ है। ये देखिए, 1947 में बड़खल झील बनी थी, ठीक है। ये मैंने कई बार करा रखा था। दमदमा झील तो ये लॉलीपॉप है, ये गुरुग्राम में पड़ती है, ठीक है। आगे चलिए, राज्य की किस झील में वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण, तो ये दमदमा झील में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस झील में साइबेरिया से आने वाले बारहडीह नामक पक्षी, ठीक है। तो साइबेरिया से आने वाले पक्षी ये सुल्तानपुर झील में मिलेंगे आपको देखने के लिए। कोटला झील, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कोटला झील कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है ऑप्शन नंबर ए, नूहू। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में फरीदाबाद में सूरजकुंड की झील बनवाई थी, तो ये राजा
सूरजपाल है, ठीक है। बेडावा झील को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला था? 2009 में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खलीलपुर झील तो ये गुरुग्राम में पड़ती है। हरियाणा में करनाल में प्रसिद्ध कर्ण लेक, ठीक है। तो ये कर्ण लेक है हरियाणा में, ऐसे याद रखना है कि झील पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया गया, तो ये तेलियाड़ झील पे। ये झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज, तो ये चिल्ली झील को स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है, ठीक है। याद रखना इसको। आगे चलिए, कौन सी झील मृत प्राय है, ठीक है। तो ये डबचिक झील को मृत प्राय घोषित कर दिया गया है। आगे चलिए, अगला देखिए, कोटला झील मेवात में स्थित एक मानव निर्मित झील है, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए, ठीक है। तो ये पहला तो पढ़ के सही लग रहा है। आगे देखिए, बिड्डाबाद झील महेंद्रगढ़ जिले में, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है। आगे चलिए, सुल्तानपुर झील हरियाणा के फरीदाबाद, ये भी नॉनसेंस है। आगे चलिए, चांदनी झील, ठीक है। चांदनी झील खलीलपुर झील से 16 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये सही है, यानी कि पहला और चौथा देखना है मैं, कहीं सही है पहला चौथा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलिए, तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ झील है और वो कितने एकड़ में बनाई गई है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बताना है सुल्तानपुर झील कितने एकड़ में बनी है, यानी कि 353 एकड़ में, यानी कि 4। कोटला झील कितने एकड़ में, तो 108 एकड़ में, यानी कि 3। खलीलपुर झील तो ये 1500 एकड़ में, यानी कि 2। और चांदनी झील तो ये 988 एकड़ में, यानी कि पहला, यानी कि 4 3 2 1 देखना है मैं। तो चलिए देखिए, ठीक है। तो ये देखिए 4 3 2 1 का ये है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए, ठीक है साहब। आगे चलिए, बीबीपुर झील, ठीक है। तो यहाँ भी मिलान करना है, तो चलिए देखिए कहाँ पर कौन सी झील है। तो देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सही से। तो बीबीपुर झील कहाँ पर पड़ती है, तो बीबीपुर झील है कुरुक्षेत्र में, यानी कि दूसरा। धौल झील, ठीक है। तो ये धौल झील कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी फरीदाबाद में, यानी कि पहला। टिक्कर ताल झील, टिक्कर ताल झील कहाँ पर है, तो ये पंचकुला में, यानी कि 4। और बसई झील कहाँ पर है, तो बसई झील है, एक रह गया ना, गुरुग्राम, ठीक है। यानी कि तीसरा 2143, ठीक है। 2143 देखना है। तो देखिए 2143 आई थिंक यहाँ पर है बी में, ठीक है। तो ये समझ गए हो गए। आगे चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिर मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, मिलान करना है। तो चलिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आई होप थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए देखिए, ये डबचिक झील, ये लॉलीपॉप है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है पलवल में, यानी कि पहला। अगनपुर झील तो ये फरीदाबाद में, वो ब्लू बर्ड, ठीक है। तो ब्लू बर्ड है ये हिसार में, और ये सीईटी में पूछा हुआ था, ठीक है। ये ब्लू बर्ड वाला, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये ब्लू बर्ड है हिसार में, और ये है उजीना झील, ठीक है। तो ये मेवात नूहू में, यानी कि 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सम्मिलित है, ठीक है। कई है 1 2 3 4। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तिलपट ड्रेन के नाम से किस नाले को जाना जाता है, तो ये भूरिया नाला को तिलपट ड्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये आया देखो HCS का क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए देखिए। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। घटा, ठीक है। घटा, घटा का बहादुर शाहपुर, ठीक है। घटा का बहादुर शाहपुर नाले का उद्गम दिल्ली की पहाड़ियों से है, ठीक है। तो घटा का बहादुर शाहपुर नाले का उद्गम दिल्ली की पहाड़ियों से है, ठीक है। दूसरा देखिए, बहादुर शाहपुर नाला ग्वाल की पहाड़ियों नामक गांव के द्वारा गुरुग्राम में प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, लंदेह, ठीक है। लंदेह नाले का उद्गम राजस्थान के अलवर से होता है। मेहंदी, ठीक है। मेहंदी वाली नाला गुरुग्राम से निकलता है। तो बताइए, ये सारे नाले ही है। तो ये नाले, तो ये सारे ही सही है, ठीक है। 1 2 3 4। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गए होगे। यहाँ पर हरियाणा के नदी नाले और लेक वगैरह खत्म होती हैं। अब चलते हैं हम हरियाणा के वन्य जीव संरक्षण संपदा की तरफ। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, हरियाणा की वन्य संपदा और वन्य जीव संरक्षण वगैरह। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा में वन आच्छादन प्रदेश कितना है, तो ये 16,000 है गई, 1644 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं, तो पंचकुला, यमुनानगर और भिवाड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लेना जो भी हो। आगे चलिए, हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है, तो ये 3.62। नेक्स्ट देखिए,
हरियाणा में कुल वन आच्छादित तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो ये 7.16%। आगे देखिए हरियाणा में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, तो ये 1559 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये 1559 वर्ग किलोमीटर है। और आई थिंक ये अब बढ़ गया है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बढ़ गया है, ये 1600 कुछ हो गया है, ठीक है ना, जो कि मैं अगले पार्ट में आपको लेटेस्ट डाटा दूंगा। तो ये 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, क्योंकि हर 2 साल पे रिपोर्ट आती है। तो जो हरियाणा, ठीक है, जो इंडिया की 2 साल पे हर रिपोर्ट आती है, तो 2021 वाली रिपोर्ट मैंने पढ़ा रखी थी, बट उसमें हरियाणा को नहीं पढ़ाया था, ठीक है। आपको हरियाणा का डाटा मिल जाएगा, रुक जाइए थोड़े दिन, ठीक है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में हरियाणा में, ठीक है ना, वर्ष 2017 की तुलना में 2019 में हरियाणा राज्य के वन क्षेत्र में कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई थी, तो 14.44, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे कि जब लेटेस्ट डाटा आ गया तो आप पुराना क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपने सीईटी का एग्ज़ाम में देखा होगा 2015, ठीक है ना, 2015 और 2016 तक की करंट अफेयर वगैरह पूछी गई है वहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। 2000 पता नहीं 15 की कोई फिल्म थी तो उसको कौन सा पुरस्कार वगैरह मिला था, या फिर 2016 में फिल्म आई है उसको क्या पुरस्कार वगैरह मिला है, तो ये थोड़े पीछे भी चले जाते हैं हरियाणा वाले पूछने पे, ठीक है ना। आगे चलिए हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है, तो ये पंचकुला। आगे देखिए हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक खुला वन क्षेत्र पाया जाता है, तो पंचकुला में। आगे चलिए हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है, तो पलवल में सबसे कम वन आवरण है। आगे चलिए भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्रफल के परसेंट की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है, तो ये फतेहाबाद। आगे देखिए हरियाणा के, ठीक है ना, आगे देखिए हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है, तो यमुनानगर। आगे देखिए हरियाणा में झाकरियों, ठीक है, हरियाणा में झाकरियों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, ये 154.29 वर्ग किलोमीटर। आगे चलिए हरियाणा राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जिले में है, तो ये महेंद्रगढ़। ये देखिए आया इवन क्वालिटी का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मिला। देखिए भिवाड़ी, ठीक है, तो भिवाड़ी यहाँ पर देखिए एक जिला है और यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। तो चलिए देखिए भिवाड़ी का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा 4778, यानी कि तीसरा। हिसार का कितना है, तो हिसार का है 3983, यानी कि पहला। कुरुक्षेत्र का कितना है, तो कुरुक्षेत्र का है 1530, ठीक है, यानी कि चौथा। और महेंद्रगढ़ का कितना है, तो महेंद्रगढ़ का हो जाएगा ये 1899, यानी कि दूसरा, यानी कि 3142 है कहीं, 3142 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ये देखिए आगे चलिए हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये पर्णपाती जंगल, कटरीली झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियाँ वगैरह। आगे चलिए चैंपियंस तथा सेठ ने, ठीक है, चैंपियन तथा सेठ के भारतीय वनों का वर्गीकरण 1968 के अनुसार हरियाणा राज्य के वनों को कितने समूह में रखा था, तो हरियाणा राज्य को कितने वर्णों में कितने क्षेत्रों में बांटा था, तो बता सकता है कोई, तो ये बांटा था 2 में, ठीक है। और ये किसने बांटा था, तो चैंपियंस एंड सेठ सेठ ने 1968 में हरियाणा में वनों के क्षेत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ऐसे याद रखना। ये देख लीजिए 2। आगे चलिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन निम्नलिखित, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलेंगे ऐसे वन। आगे चलिए हरियाणा के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होंगे, तो ये महेंद्रगढ़, भिवाड़ी और रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिलेंगे। आगे चलिए हरियाणा के शुष्क पतझड़ वन निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता, तो सांजिया, ठीक है, सांजिया। आगे देखिए उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, तो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है। देख लो एकदम डीप लेवल में चल रहे हैं, एकदम डीप, ठीक है, डीप जिसको बोलते हैं। और ये ऐसा डाटा है जो शायद ही यूट्यूब पे कोई प्रोवाइड करा रहा हो सिक्वेंस में, ठीक है। आपने वीडियो तो और भी देखी होंगी, लेकिन अपनी वीडियो एक अलग ही लेवल की होती है, ठीक है। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन का वृक्ष नहीं है, तो ये है सरकड़ा, ठीक है, सरकड़ा। नेक्स्ट देखिए उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन हरियाणा के किस जिले में है, तो ये अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर, ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो थोड़ा पानी वानी पी लो, मैंने तो पी लिया है। आगे चलिए हरियाणा राज्य में वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो 3। आगे देखिए हर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में आरक्षित वन विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो कोई बता सकता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 249 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला है तो कैथल। हरियाणा में किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र है तो सिरसा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है तो ये 11,158 वर्ग किलोमीटर। आगे चलिए, क्या बता दिया मैंने डिफेंस, ये 1158 है, 11,158 डिफेंस। आगे देखिए, हरियाणा का न्यूनतम संरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला है तो फरीदाबाद। डिफेंस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछा है ये, याद रखना। आगे चलिए, हरियाणा में कौन सा जिला आरक्षित तथा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रथम नंबर पर है तो ये पंचकुला। हरियाणा में हरियाणा में अब वर्गीकृत वन क्षेत्र कितना है तो 152 वर्ग किलोमीटर। आगे चलिए, हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है तो ये कैथल में है। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, हरियाणा वन विभाग के अनुसार हरियाणा के वनों को डैश भागों में बांटा तो 3 भागों में, कई बार बता दिया। आगे चलिए, निम्न में से किस वन पर सरकार ने पूर्णतः नियंत्रण होता है तो ये राजकीय वन पर हरियाणा राज्य का ही नियंत्रण होगा। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है तो चलिए देखिए। तो देखिए, पहला क्या कहता है, सामुदायिक वन जिला परिषद नगर निगम व नगर पंचायत के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, तो ये बताइए सही है। सामुदायिक वन जिला परिषद नगर पालिका व नगर पंचायत के नियंत्रण होते हैं। दूसरा देखिए, निजी वन क्षेत्र व्यक्ति लोगों के अधिकार में होता है। तीसरा देखिए, राजकीय वन क्षेत्र नगर निगम, अभी बताया ना, राजकीय वन क्षेत्र पर सरकार का अंडर होता है। ठीक है, राजकीय वन क्षेत्रों पर नगर निगम का कोई वो नहीं होता, नगर निगम का होता है सामुदायिक पेड़। तो यहाँ राजकीय वनों की बात आ रही तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट का संरक्षण होगा, यानी कि तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है। ठीक, समझ के हो गए। जो सामुदायिक वन वगैरह होते हैं, ठीक, जैसे आपके घर के आसपास वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसके नगर पालिका और नगर पंचायत वगैरह का एरिया होता है उस वन का, ठीक है, वो इसके एंटर होते हैं। बट यहाँ कह रहा है कि जो सरकारी राज्य के वन होते हैं तो यहाँ पर नगर निगम का कोई काम नहीं है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, यानी कि पहला दूसरा सही है। आगे चलिए, हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के अनुसार प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर कितने वन आवश्यक हैं तो ये बताइए, कितने परसेंट वन हरियाणा राज्य में आवश्यक बताए गए हैं। ठीक है, तो बताइए कितने परसेंट पर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20% वन बताए गए हैं। ठीक है, सरकार के अनुसार। आगे चलिए, ये देख लीजिए, वो आंसर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ 2006 के अनुसार सरकार ने कितने परसेंट भूभाग पर वनावरण बनाने का लक्ष्य रखा है तो 20%। आगे देखिए, ठीक है, हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों का प्रमुख बिंदुओं में कौन शामिल नहीं था तो केवल महिलाओं। ठीक है, जहाँ ये वर्ड आ जाए ना केवल किंतु, तो ये केवल बड़ा वर्ड, ठीक है, केवल वर्ड बहुत दुखदाई देता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, औषधीय, ठीक है, 2006 की नीति थी तो उसमें कौन सा शामिल नहीं था तो यहाँ से पढ़िए, औषधि वन का संरक्षण करना, ये पढ़ के सही लग रहा है। इको पर्यटन को बढ़ावा देना, ये सही है। स्वयं सहायता समूह संगठन गठित करना, ये सही है। केवल महिलाओं को जागरूक करना, ठीक है, केवल महिलाएं करेंगी तो हम कहाँ जाएंगे भाई। ठीक है, तो जहाँ ये केवल वर्ड लग जाए तो समझ लो मामला 90% गड़बड़ है वहाँ पर। ठीक है, तो केवल महिलाओं से क्या, महिलाओं को जागरूक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई। ठीक है, तो चलिए, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य, ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय थे तो ये फार्म वानिकी को बढ़ावा देना, समाज की वानिकी को बढ़ावा देना, हर्बल पार्क बनाना, तो ऑप्शन नंबर डी ये सारे थे। आगे चलिए, स्टूडेंट्स, अगला क्या कहता है, हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य की संचालित कांडी योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है तो विश्व बैंक के द्वारा। आगे चलिए, हरियाणा में सामुदायिक वानिकी परियोजना का आरंभ 1982 से हुआ था। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं था, क्या शामिल था। ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा शामिल था तो वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये सही है। ग्रामीण रोजगार सृजन करना, ये भी सही है। कुटीर उद्योगों को बढ़ाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये सारे ही थे। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक योजना की शुरुआत 1989-90 में हुई थी। आगे चलिए, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना के अंतर्गत राज्य में कौन से पौधे लगाए गए थे तो ये लगाए थे गिलोय, चौलाइया और जलभरंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हरियाणा में प्रत्येक 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है तो ये 2014 से मनाया जा रहा है तरु दिवस हरियाणा में। आगे चलिए, हरियाणा सरकार द्वारा पौधों की स्थानीय प्रजाति विकास हेतु कब
हर घर ये हरियाली योजना स्टार्ट हुई थी, तो बताइए कोई बता सकता है? तो ये हुई थी 2015 में। डिपेंड बस 2015 में हर घर हरियाली योजना। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा राज्य में कितने हर्बल पार्क हैं? तो ये 59। डिपेंड ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। आगे चलिए, हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, तो ये यमुनानगर में है। अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क, तो ये बताइए कहाँ पर है? तो अर्जुन वाटिका कुरुक्षेत्र में होना चाहिए। टिकट तो कुरुक्षेत्र ही है, देख लीजिए। आगे चलिए, अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क, तो ये है रेवाड़ी में। आगे चलिए, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क, तो ये भिवाड़ी में है। कोलाई हर्बल पार्क, तो ये सोनीपत में है। ऐसे क्वेश्चन भी रखे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ मिलान करना है तो अभी कर देते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए पहला क्या कहता है, हरड़ वाटिका कहाँ पर है? तो हरड़ वाटिका है फरीदाबाद में, यानी कि दूसरा। अगला देखिए, कादीपुर हर्बल पार्क, तो कादीपुर हर्बल पार्क है ये महेंद्रगढ़ में, यानी कि 4। आंवला हर्बल पार्क, तो ये है अम्बाला में, यानी कि 3। और रतन जोत वाटिका गार्डन या रतन जोत वाटिका, तो ये है गुरुग्राम में, यानी कि 24-31 है कहीं, 24-31 यहाँ पर है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 1974 में किया गया था। आगे चलिए, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1989 दिसंबर 1989 में हुई थी। ऐसे याद रखना, देख लिया होगा। आगे चलिए, हरियाणा के जिले में पर्यावरण न्यायालय स्थापित की गई है जो पर्यावरणीय अधिनियम के अंतर्गत मामले देखता है, तो ये बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा, बताइए बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरसा में। आगे चलिए, हरियाणा में लोगों की सुविधा हेतु पर्यावरण न्यायालय के अतिरिक्त किस जिले में 1998 में एक कोर्ट कैंप लगाया गया था? तो ये करनाल, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के डैश अत्यधिक प्रदूषित शहरों में जलवायु के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है, तो बताइए कितने शहरों में? तो ये कर रहा है 4 शहरों में। आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले में क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र खोला गया? तो कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बता दिया गुरुग्राम में। डिफेंस आगे देखिए डिफेंस, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सलीम अली पक्षी विहार के नाम से। डिफेंस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष हरियाणा में सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। हरियाणा के किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये लॉलीपॉप है, ये है यमुनानगर में। आगे चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है कालेसर। आगे देखिए, एक सेकेंड। आगे चलिए, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? 2003। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, चाहे थोड़ा छोटा करवा लो लेकिन याद कर लो। भिंडावास, तो ये झज्जर में है। आगे चलिए, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा जीव नहीं देखने को मिलेगा? तो ये है लाल जंगली मुर्गा। और मिलेगा कौन कौन सा? तो भूरे हंस मिलेंगे यहाँ पर, लाल बुलबुल और किंगफिशर। छिलछिला, तो ये है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और ये HTS 2022 का एग्जाम हुआ है, वहाँ पर पूछा था छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, तो ये कुरुक्षेत्र में है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, तो ये छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये पंचकुला में है। ठीक है, आगे चलिए, नाहर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये रेवाड़ी में है। हरियाणा में सूरजकुंड निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? सूरजकुंड में, तो सूरजकुंड में है ओसला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। फ्रेंड्स, नाहर वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था? 2009 में। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य है, तो ये अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि है सिरसा में। फ्रेंड्स, और ये अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य बना था 1987 में। आगे चलिए, हरियाणा का कौन सा अभयारण्य पर्यावरण और प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है? तो ये खप्पड़ बास वन्यजीव अभयारण्य। कालेसर की स्थापना हुई थी 1996 में। फ्रेंड्स, आगे चलिए, हरियाणा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक पहाड़ियों में पंचकुला जिले के वीर शिकारगढ़ अभयारण्य के समीप स्थित है? तो ये है खोलहीत रेतान
वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये शायद आपने पहली बार सुना हो। ठीक है, आगे चलिए। इस रहित क्षेत्र में, ठीक है, इस रहित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी में अवशेषित में से कौन एक अवस्थित है? तो यह ओसला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कैथल में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 2007 में। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का अन्य नाम क्या है? तो ये सोनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे चलिए। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये है जींद में हिरण अभ्यारण्य। तो हरियाणा में एक ही हिरण अभ्यारण्य है और वो भी सिरसा में है। हरियाणा में कितने हिरण अभ्यारण्य है? तो ये बता दिया है। और ये सब जब मैंने 1600 क्वेश्चन कराए थे ना डिटेल में, तो वहाँ पर ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने चलवाए थे, आपको अलग से वीडियो दी थी अटैच करके। ठीक है, आगे चलिए। डैश के बसंतौर वन में एक हाथी पुनर्वास अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो यमुनानगर के बसंतौर में एक हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, ऐसे याद रखो। आगे चलिए। हरियाणा में राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान हिसार में कब बनाया था? तो ये 1986 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये गिद्ध प्रजनन केंद्र, तो ये हरियाणा के पिंजौर में है। चिंकारा, ये सीईटी में पूछा हुआ था 6 तारीख को। ठीक है, 6 नवंबर शाम की शिफ्ट में, इवनिंग वाली में। तो चिंकारा है ये कैरू भिवाड़ी में। ठीक है, यहाँ ना दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं मिलान करके। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, तो फीसेंट प्रजनन केंद्र है मोरनी में, यानी कि 4। रेड रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो यह पिंजौर में, यानी कि 3। एक सेकंड। ठीक है, हम सही चल रहे हैं, यहाँ थे ना। तो ये फीसेंट प्रजनन केंद्र, तो ये मोरनी में, यानी कि 4। और रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में, यानी कि 3। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बोर सौदान में, यानी कि 2। और ऊँट प्रजनन केंद्र सिरसा में, यानी कि 4-3-2-1। 4-3-2-1 कहाँ पर है? ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, सही तो कर रहे थे हम। छोटा चिड़ियाघर, ठीक है, छोटा चिड़ियाघर किस वर्ष भालू पार्क की स्थापना की गई? तो बताइए, छोटा चिड़ियाघर में किस वर्ष भालू पार्क बनाया गया? तो 1982। आगे देखिए। हरियाणा में कौन सा चिड़ियाघर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर अवस्थित है? तो पीपली चिड़ियाघर। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे चलिए। रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना 1985-86 में हुई थी। आगे चलिए। रोहतक चिड़ियाघर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्वीकृति कब मिली थी? तो 28 मार्च 2005 को। आगे चलिए। हरियाणा का वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? तो ये 33,000 हेक्टेयर। हरियाणा में कितने वन्यजीव प्रजनन केंद्र हैं? तो ये 7 है। हरियाणा में निम्न में से कौन सी प्रमुख जड़ी बूटी मिलती है? तो ये मिलती है सभी, यानी कि कुरकड़, खेरटी, और ये क्या लिखा है? सलावली। ठीक है, सलावली। सकावली है क्या? तो ये है सखावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये सारी जड़ी बूटी है हरियाणा की। आगे चलिए। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख मात्रा में पाया जाता है? तो ये क्या लिख बोल दिया मैंने? हरियाणा में निम्न में से कौन प्रमुख मात्रा में पाया जाता है? तो ये सरकड़ा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्या कहता है? यहाँ पर बताना है, सही कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हरियाणा राज्य में वर्तमान में हिसार के स्थान पर कुरुक्षेत्र में पर्यावरण न्यायालय स्थित है। तो ये सही है। ठीक है, राज्य में 13 अगस्त 2002 को राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये सही है हरियाणा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। 2 अप्रैल 1971 को पंजाब वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम के तहत सुल्तानपुर झील को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। तो ये तो पढ़ के ही सही लग रहा है। आगे चलिए। हरियाणा राज्य में स्थित 8 वन्यजीव अभ्यारण्यों के अंतर्गत कुल 23,441.17 हेक्टेयर भूभाग है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है? बताइए बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही सही है। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। ठीक है, कहाँ थे हम? यहाँ थे ना। ठीक है, तो यहाँ थे ना हम। ठीक है, हरियाणा में स्थित 8 वन्यजीव अभ्यारण्यों के अंतर्गत कुल 23,441.17 भू हेक्टेयर भूभाग है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 ठीक है हमारा। एक तो एक सेकंड रुको, 1 2 3 है कई ऑप्शन में। ठीक है, 1 2 3 यानी कि चौथा गलत है। यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है,
चौथा गलत है, ये 23,000 नहीं है, ये 33 है। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, ठीक है, 33 है। ये देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 2 3 कर लो, ठीक है। ये 4 को हटा दो, 1 2 3 आंसर है, ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। आगे चलिए, ये कुछ A1 क्वालिटी के क्वेश्चन टाइप करके रख रखे थे। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है सही कथन की पहचान करनी है, तो चलिए देखते हैं। ओसला, ठीक है, ओसला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी क्षेत्र घोषित किया गया। ये सही है, ठीक है। हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित हैं जो राज्य के 4872.11 हेक्टेयर में विस्तृत है। ये भी सही है। छोटा चिड़ियाघर की स्थापना 82-83 में भिवाड़ी में हुई थी। तो ये तीनों पढ़ के सही लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर होना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलिए, तो देखिए 100वां नंबर क्या कहता है, ठीक है। 100 नंबर क्या कहता है, यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सामुदायिक वानिकी योजना के तहत राज्य के 11 जिले के 338 गाँवों को शामिल किया गया है, जहाँ पर, ठीक है, शामिल किया गया है, वहाँ वृक्षारोपण किया गया है, ठीक है। तो ये सही है, पढ़ के सही लग रहा है। अगला देखिए क्या कहता है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा संपोषित अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना अनावृत अरावली पहाड़ियों को पूर्ण वृक्षारोपण से संबंधित है। ये भी सही है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य में जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य राज्य में जैविक स्रोतों को संरक्षण करना है। तो ये तो पढ़ के ही सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा वन विभाग ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी को अनुकूल रखने के लिए नेचर बैंक की स्थापना की है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 है कहीं, तो ये सारे ही सही है, ठीक है। 4 तो है नहीं, 1 2 ये सारे ही सही है, ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए 101 नंबर क्या कहता है, ठीक है। ये A1 क्वालिटी के डीप लेवल के क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा डीप में ना तो कोई आपको पढ़ाएगा और ना ही इससे ज़्यादा डीप में कभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जहाँ तक एग्जामिनर की खोपड़ी भी नहीं जा सकती ना, वहाँ तक मैं गया हूँ और वहाँ से टाइप करके लेके आया हूँ। यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है, तो चलिए देखिए, तो देखिए पहला क्या कहता है, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्रों में 5 जिले क्रम से पंचकुला, यमुनानगर, भिवाड़ी, सोनीपत, करनाल है, ठीक है। ये सही है। हरियाणा के उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन में साल चीड़ पाइन वृक्ष की अधिकता मात्रा होती है, ठीक है। तो ये सही है, अधिक पाई जाती है ऐसे वन हरियाणा में। आगे चलिए, हरियाणा में वन अधिनियम 1927 की धारा 38 में, पंजाब में भू संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 4 और 5 के तहत 4 और 5 के तहत राज्य के आरक्षित संरक्षित और अवर्गीकरण वन क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। अरे, अवर्गीकृत क्षेत्र बंद क्षेत्र के वर्गीकृत है। ये सही है। वन नीति 2006 के अंतर्गत वन क्षेत्रों में जल संसाधनों का संरक्षण और विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारे ही सही है, ठीक है। पढ़ के सारे ही सही लग रहे हैं। तो ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया ना। अब हम देख लेते हैं थोड़ा हरियाणा का खनिज संसाधन वगैरह, ठीक है। क्योंकि कहा है कुछ भी बचेगा नहीं और कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हरियाणा के खनिज संसाधन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो खनिज किस कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये महेंद्रगढ़, ठीक है। ये तो लॉलीपॉप है। आगे चलिए, लोहा अयस्क पाया जाता है तो कहाँ पर, ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है, ठीक है। हरियाणा में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लोहे नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है हिसार। तांबा हरियाणा में कहाँ से मिलता है, तो ये तीन वाली घटासेर और खरला, ठीक है। यहाँ से हरियाणा में तांबा पाया जाता है। हरियाणा में भौंडसी गांव में, ठीक है, तो भौंडसी गांव में अब्रक मिलता है A1 क्वालिटी का। आगे चलिए, एस्बेस्टस तो महेंद्रगढ़ में मिलता है एस्बेस्टस। मैग्नीज हरियाणा में महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ग्रेफाइट तो ये भी महेंद्रगढ़ में है, ठीक है, इनमें कुछ करना ही नहीं है। ग्रेनाइट तो ये ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है, खतौली में, घटासेर में और बयाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिलता है ग्रेनाइट, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर लिखा है हरियाणा में गारनेट, ठीक है। तो गारनेट कहाँ कहाँ मिलता है, खतौली और घटासेर और बायल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ग्रेनाइट लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, ग्रेनाइट, ठीक है। समझ गए होगे। आगे चलते हैं, महेंद्रगढ़ में डोचला, ठीक है। महेंद्रगढ़ के डोचला में निम्न में से कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो डोलोमाइट। आगे चलिए, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में क्वार्ट्ज पाया जाता है अम्बाला में, ऐसे याद रखना। महेंद्रगढ़ जिले में चूना पत्थर भी मिलता है।
आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ रोहतक जिले में पाया जाता है? तो चूना पत्थर। आगे चलिए, हरियाणा में रवेदार चूना पत्थर तो ये अम्बाला और महेंद्रगढ़ में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले में स्लेट पत्थर मिलता है? तो ये महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलिए, रेवाड़ी रेवाड़ी के किस जिले रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत मात्रा में स्लेट मिलता है? तो स्लेट मिलता है रेवाड़ी में कूंड से। आगे चलिए, हरियाणा के हरियाणा से प्राप्त स्लेट का निर्यात तो ये भेजा जाता है हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारे जो हरियाणा में जो स्लेट है, ठीक है, स्लेट मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और हॉलैंड को भेजा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, ये है ग्रेनाइट पाया जाता है, तो भिवाड़ी में पाया जाता है ग्रेनाइट, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में रोड मेटल स्टोन और चिकनाई पत्थर मिलता है? तो ये अम्बाला में मिलता है। हरियाणा में कौन सा रेत अपने महरूम रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बदरपुर रेत, ठीक है, ये महरूम रंग का होता है। आगे चलिए, किस जिले में धातुपुर रेत प्राप्त होती है? तो धातुपुर रेत मिलती है यमुनानगर से। आगे चलिए, हरियाणा से प्राप्त लचीला बलुआ पत्थर को किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं संगोत्तरा, लचकार पत्थर और नृत्य पत्थर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे नाम है लचीला बलुआ पत्थर के। आगे चलिए, लचीला बलुआ पत्थर हरियाणा में चरखी दादरी मिलता है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किन नदियों के जल निक्षेपण में सोना प्राप्त होता है? तो हरियाणा में मारकंडा और टांगरी नदी से सोना मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राज महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ जिले के गोबला गांव और मेवात के कोटला क्षेत्र में मिलता है? तो काइनाइट, ठीक है, ये काइनाइट का पत्थर होता है, ये महेंद्रगढ़ और मेवात में मिलता है। आगे चलिए, भिवाड़ी जिले के तोशाम क्षेत्र में कौन सा अयस्क पाया जाता है? ये सीसा और जस्ता। आगे चलिए, फारुखनगर में नमकीन पानी से नमक का उत्पादन तो ये 1935 में नमक बनाने लगे थे नमकीन पानी से। आगे चलिए, हरियाणा सरकार कितनी अनुदान राशि के द्वारा राज्य के सभी गौशालाओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी? तो लगभग 80 से 85%, ठीक। आगे चलिए, समझ गए ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा सरकार कितनी अनुदान राशि के द्वारा राज्य के सभी गौशालाओं को सौर ऊर्जा संयंत्र से कनेक्ट करेगी? तो ये 80 से 85% गौशालाओं को। आगे चलिए, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा बॉन्ड जारी किया है? तो ये उदय बॉन्ड। आगे चलिए, हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त किया है तो ये विद्युत पहुंचाने में, ठीक है। 1970 में हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। आगे चलिए, हरियाणा में सबसे अधिक विद्युत संयंत्र किस मंत्री के कार्यकाल में स्थापित हुए? तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आगे चलिए, हरियाणा में बिजली बोर्ड की स्थापना हुई थी 1967 में। आगे चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 क्या बोल रहा हूँ 21-20 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-20 के अकॉर्डिंग राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 11,951 मेगावाट। आगे चलिए, हरियाणा सरकार ने विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था, ठीक है। हरियाणा विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये 1998 में। आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना 1957 में की थी, 97, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड का मुख्यालय तो ये पंचकुला में है, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा में HPPNL का मतलब क्या है? तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। आगे चलिए, हरियाणा में HPPC का मतलब क्या है? तो हरियाणा पावर परचेज सेंटर। आगे देखिए, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण में होगा, ऑप्शन नंबर ए हिसार में, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा विद्युत विनायक, एक सेकंड रुको, थोड़ा पानी पी लूँ। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। यहाँ थे ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हरियाणा में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई थी कब? तो ये हुई थी 17 अगस्त 1998। आगे चलिए, ये आए देखो इवन क्वालिटी के क्वेश्चन, डिफेंस पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, डिफेंस उत्तरी हरियाणा, ठीक है, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत की गई थी, ये सही है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है, तो ये लॉलीपॉप है, ऊपर बता दिया। आगे चलिए, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कैथल आदि जिलों में विद्युत आपूर्ति करता है, तो ये सही है। आगे चलिए, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा फरीदाबाद, फतेहाबाद, भिवाड़ी आदि जिलों में बिजली भेजी जाती, तो ये सही है सारे।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं क्या? ठीक है। कल परसों न्यूज़ में दिखा रहे थे कि अमेरिका के अंदर ना बिजली चली गई थी 5 मिनट के लिए। ठीक है ना? अजीब बात। अमेरिका के अंदर 5 मिनट के लिए बिजली चली गई थी। पता कितने साल बाद गई थी 5 मिनट के लिए बिजली? 45 साल बाद। ठीक है। ये देख लो, अमेरिका की बात है। अमेरिका में ना 45 साल बाद लाइट कटी थी, वो भी 5 मिनट के लिए। ठीक है। और वहाँ के लोगों ने हंगामा उतार दिया था 5 मिनट में ही। और हमारे यहाँ देख लो तो एक बार कट जाए तो फिर कटी रहती है, जब मन करे उठा देते हैं लाइन, जब मन करे गिरा देते हैं। ठीक है। तो ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ। ठीक है। 45 साल बाद अमेरिका में लाइट कटी थी, वो भी 5 मिनट के लिए। आगे चलते हैं। हरियाणा। ठीक है। हरियाणा का प्रथम विद्युत, क्या बोल रहा हूँ, हरियाणा का प्रथम तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित है जो वर्तमान में भी कार्यरत है? तो ये पानीपत। आगे चलिए। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र लगभग कितने मेगावाट विद्युत बना सकता है? तो ये 1367 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। आगे चलिए। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है? तो ये हिसार में, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आगे देखिए। ठीक है। हरियाणा के किस विद्युत तापीय केंद्र की स्थापना रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड की सहयोग से की गई थी? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है। तापीय विद्युत केंद्र। आगे चलिए। 46 नंबर क्या कहता है? हरियाणा में उपस्थित दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना किस वर्ष विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया था? तो ये 2008 में। ठीक है। और यहाँ से लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था सीईटी में कि जो छोटू राम, पता नहीं, दीनबंधु छोटू राम परियोजना ये कहाँ पर है? ठीक है। तो कोई बताना ये कहाँ पर है, ये सीईटी में पूछा हुआ था। आगे चलिए। हरियाणा की पहली निजी कंपनी। ठीक है। हरियाणा की पहली निजी कंपनी को सौंपी जाने वाली विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु छोटू तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना का उत्पादन, तो ये 1500 मेगावाट बिजली बना सकती है। आगे चलिए। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना को कोयले की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। आगे चलिए। हरियाणा का गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो ये फरीदाबाद थर्मल पावर केंद्र। आगे चलिए। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी 1980 में। आगे चलिए। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना पर कितने विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित हैं? तो ये 4। ठीक है। ये डीप लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ना तो आपने पढ़े होंगे और ना ही किसी ने पढ़ाए होंगे डीप में। डिपेंड्स। तो आप जुड़े रहिए, बस लास्ट तक मज़ा आ जाएगा। आगे चलिए। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर है? तो ये पश्चिमी यमुना नहर पर। ककरोई जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो ये 100 मेगावाट। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना का कार्य कब आरंभ हुआ था? तो ये 1987 में स्टार्ट हो गई थी। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है? तो ये दादूपुर। यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है? तो ये दादूपुर है। आगे चलिए। मनोहर ज्योति परियोजना के अंतर्गत सरकार ने प्रति परिवार पर लगभग कितने रुपए खर्च कर रही है? तो ये 15,000। ठीक है। आगे चलिए। पता नहीं खर्च कर भी रही है कि नहीं। आगे चलिए। सूर्य मित्र परीक्षण का कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सत्र में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देगी? तो ये 30 व्यक्तियों को ट्रेंड किया जाएगा। आगे चलिए। हरियाणा में उपस्थित गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये गोरखपुर पड़ता है, फतेहाबाद में। आगे चलिए। डिपेंड्स। और एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी है, याद रखना, और कई बार पूछा है। डिपेंड्स। आगे चलिए। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना की कुल क्षमता ये 2800 मेगावाट बिजली बना सकती है। आगे चलिए। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये यमुनानगर में। आगे चलिए। हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये चरखी दादरी में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय है? तो ये गुरुग्राम में। आगे चलिए। हरियाणा सरकार ने ऊर्जा नीति 2016 लागू की थी? तो ये 14 मार्च 2016 को लागू की थी। आगे देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत किस वर्ष तक 1600 मेगावाट प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे? तो 2022 तक। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 25 अक्टूबर 2016 को हरियाणा के गुरुग्राम में की गई थी। ये सही है। हरियाणा में मोरनी और
मोरनी तथा अरावली पहाड़ियों में पवन ऊर्जा के प्रचुर भंडार है, ये सही है। हरियाणा में पंचकुला, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ मिनी ठिकान महेंद्रगढ़ में मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए, तो ये बढ़ के सही लग रहा है। आगे चलिए, फसल के अवशोषण जलाने के कारण ठिकान फसल के अवशोष जलाने के कारण, अरे वही प्यार पराली की बात हो रही है ठिकान। फसल के अवशोषण जलाने के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं से निपटने के लिए 2018 जैव ऊर्जा नीति 2018 में बनाई गई थी, तो ये सारे सही लग रहे हैं मुझे ठिकान। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना किस के संसाधनों पर कार्य करने के लिए बनाई गई है, तो ये गैर परंपरागत। आगे देखिए, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण कब स्थापित हुआ, तो 1977 में। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कब बनाया था, तो 2004 में बना था ये। आगे चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 1920 के अनुसार हरियाणा में अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित होंगे, तो ये 20। आगे चलिए, नवज्योति फाउंडेशन अवस्थित है, ये गुरुग्राम में है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले में प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, तो पानीपत में बनेगा पहला ऊर्जा पार्क। आगे चलिए, हरियाणा में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस स्तर पर पुरस्कार योजना शुरू करेंगे, तो ये पंचायती स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी, ये सारे पुरस्कार स्टार्ट होंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य बिजली के पुराने बिलों का भुगतान करना है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा, बताइए कौन सी योजना है, तो ये है विद्युत जुर्माना माफ़ी योजना। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके अंतर्गत सारे पुराने बिजली के बिल माफ़। महारागाम महारागाम जगमग गाम, तो ये 2015 की योजना है। आगे चलते हैं ठिकान, बचेगा कुछ भी नहीं आज का है ना, 2500 क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा ठिकान, तो 2500 पे ही लेके जाऊंगा आपको। अब देखेंगे यहाँ पर सिंचाई ठिकान। तो चलिए अब देखते हैं सिंचाई, हरियाणा में सिंचाई वगैरह ठिकान। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो नहर, नदियाँ ठिकान, नहर, नलकूप और कुएँ। आगे देखिए, हरियाणा में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो कैथल में ठिकान। नलकूप वही, अरे ट्यूबवेल की बात हो रही है यार ठिकान। आगे चलिए, हरियाणा ठिकान। हरियाणा के किस जिले में पवन चक्कियाँ द्वारा सिंचाई नहीं होती, तो सिरसा में पवन चक्कियों के द्वारा सिंचाई नहीं होती। आगे चलिए ठिकान, यहाँ से डीप में ले चलता हूँ। अगर ये पूछ ले ठिकान, अगर ये पूछ ले कि पूरे भारत में गेहूं की फसल कहाँ नहीं होती, तो तमिलनाडु में गेहूं की फसल नहीं होती ठिकान, याद रखना। और ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलों से सिंचाई, इस नलकूप को कहते हैं ट्यूबवेल ठिकान। ये नलकूप को ट्यूबवेल ही बोलते हैं ठिकान से, याद रखना। ये नलकूप किस, अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलों से सिंचाई या फिर नलकूपों से सिंचाई कहाँ होती है, तो फिर उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो फिर हम लगाएंगे पंजाब को। और सबसे ज़्यादा कुएँ से सिंचाई कहाँ होती है, तो ये जाएंगे एपी की तरफ, यानी कि आंध्र प्रदेश। आई होप। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई कहाँ होती है, तो फिर हम जाएंगे यूपी की तरफ ठिकान। ट्यूबवेल में भी यूपी नंबर पर है और नहरों में भी ठिकान, समझ गए होंगे। अब यहाँ से चलिए हरियाणा ठिकान। हरियाणा में किस देश की सहायता से पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं, तो ये जर्मनी और नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, हरियाणा का कितना क्षेत्र पर सिंचित के अंतर्गत आता है, तो हरियाणा में 5672 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई वगैरह होती है। आगे चलिए, हरियाणा का सबसे सिंचित जिला कौन सा है, तो ये है सिरसा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उचित सिंचाई होने के कारण उपजाऊ के अंतर्गत आता है, तो ये है यमुनानगर, जींद, करनाल ठिकान। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में जल संसाधन को उचित वितरण के लिए नहरों का कुल कितने चैनल हैं? तो हरियाणा में कुल कितने नहर चैनल हैं, तो ये 1521। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण नहर है, तो ये पश्चिमी यमुना नहर है सिंचाई के अकॉर्डिंग। आगे चलिए, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी में निकालती है, तो ये ताजेवाड़ा से निकालती है। आगे चलिए, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है, तो ये इन सभी, यानी कि रोहतक, करनाल और सोनीपत। आगे देखिए, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराती, तो यमुनानगर ठीक। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराती, तो यमुनानगर। पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 32-26 किलोमीटर। आगे चलिए, पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई शाखा नहर कौन सी है डिफरेंट। पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा नहर, यानी कि सबसे लंबी शाखा बतानी है, तो इसकी है सिरसा शाखा नहर डिफरेंट। आगे चलिए, झज्जर शाखा नहर किसकी उप शाखा है, तो ये है
बालोट शाखा नहर की, ठीक है ना, ये डीप लेवल के हैं। आगे चलिए, बरवाला शाखा नहर किस जिले को पानी की आपूर्ति प्रदान करती है? तो हिसार को। हांसी शाखा नहर कहाँ से निकलती है? तो ये चेटंग नदी से निकलती है। आगे चलिए, जींद शाखा नहर की उप शाखा है, तो ये है रोहतक शाखा और भिवाड़ी शाखा, ऑप्शन नंबर सी। मुनक नहर, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुनक नहर की लंबाई है 102 यानी कि 102 किलोमीटर। मुनक नहर का निर्माण किन दो राज्यों की सहायता से हुआ था? ये हरियाणा और दिल्ली। आगे चलिए, भाखड़ा नहर, ठीक है, भाखड़ा नहर किस राज्य की संयुक्त पहल थी? तो ये थी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, भाखड़ा नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई होती है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, हरियाणा, क्या बोल रहा हूँ, भाखड़ा नहर हरियाणा के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो ये टोहाना, ठीक है, जो भाखड़ा नहर है ये हरियाणा में टोहाना नामक जगह से एंट्री लेती है। आगे चलिए, भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, फतेहाबाद शाखा, रतिया शाखा, बरवाला शाखा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिए, भाखड़ा नहर संयंत्र में कुल कितने चैनल हैं? तो ये है 521। आगे चलिए, यमुना नहर से ओखला बैराज में कौन सी नहर निकाली जाती है? तो गुरुग्राम नहर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, अगला देखिए, ठीक है, हरियाणा का कौन सा जिला गुरुग्राम नहर से पानी नहीं लेता? तो ये अम्बाला जिला, बहुत दूर पड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा की हरियाणा हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। आगे चलिए, भिवाड़ी नहर निकाली गई है, तो ये भाखड़ा नागर नहर से भिवाड़ी नहर निकाली गई है। ये बनाया, ठीक है, ये एवन क्वालिटी का क्वेश्चन आया। चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, गुरुग्राम नहर राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल सिंचाई के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जो गुरुग्राम नहर है तो उससे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में सिंचाई होती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, आगरा नहर हरियाणा फतेहाबाद जिले में सिंचित करती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आगरा नहर है यहाँ पर, आगरा, ठीक है, आगरा नहर का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, इसको काटो। आगे देखिए, सतलुज योजना लिंक परियोजना 220 किलोमीटर लंबी है, तो ये पहला गलत है। ठीक है, सतलुज का यमुना से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलिए, भिवाड़ी नहर भिवाड़ी जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, तो भिवाड़ी में ही कराएगी। ठीक है, तो ये पढ़ के ही सही लग रहा है, यानी कि पहला, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये पहला चौथा है कहीं, तो ये देखिए पहला चौथा यहाँ पर है। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है, ये आगरा नहर, ठीक है, आगरा नहर हरियाणा में इसका कोई काम नहीं है। और ये सतलुज का यमुना से कोई लिंक नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है, ये देखिए वो 1 2 4 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सूखे तथा ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी पहुंचाने के लिए किस योजना स्टार्ट हुई है? तो ये योजना का नाम है उत्पाक योजना। ठीक है, उत्पाक योजना है ये। और ये क्या काम है? तो हरियाणा में जहाँ पर सूखा है और ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी पहुंचाने के लिए परियोजना का उपयोग किया जाता है, तो इसको कहते हैं उत्पाक। और ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे चलिए, जूही नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो भिवाड़ी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में जूही नहर की लंबाई तो 170 यानी कि 170। आगे चलिए, जूही नहर कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है? तो 32,000 एकड़ भूमि को सींचती है, ऐसे याद रखना। जवाहरलाल नेहरू उत्पाक परियोजना में पहली बार पानी छोड़ा गया था 1976। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू उत्पाक सिंचाई परियोजना की हरियाणा में आवश्यकता कब पड़ी थी? तो 1987 में ज़रूरत पड़ी थी। आगे चलिए, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के डैश जिले में है? तो यह है झज्जर में। वर्ष 1999 में, ठीक है, वर्ष 1999 में डैश को यमुना नदी पर ब्रिज या फिर स्थिर ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए मंजूर किया गया, पूरा किया गया था। तो ये ताजेवाला से आप पकड़ सकते हैं, तो ये किसकी बात हो रही है? तो ये हथनीकुंड बैराज की हो रही है। ठीक है, 1999 में हथनीकुंड बैराज को यमुना नदी पर ब्रिज या फिर स्थिर ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया था। ठीक है, समझ गए हो गया। आगे चलिए, हथनीकुंड बैराज में पानी छोड़ा गया था तो वर्ष 2002 में। आगे चलिए, हथनीकुंड, ठीक है, हथनीकुंड बैराज परियोजना किस नहर से पानी उपलब्ध करती है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो ये देखिए, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, यानी कि दोनों से, ऑप्शन नंबर सी। बस 5 मिनट और, 5 मिनट में वीडियो निपट जाएगी। टिकट आगे चलिए, नरवाना सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किसे सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी कराती है? तो ये, ठीक है, कलौदा, भीखेवाड़ा और सुलडेहा। ठीक है,
तो ये नरवाना सिंचाई परियोजना है। तो ये नरवाना सिंचाई परियोजना से कलौदा, भिकेवाला और सलोदा में सिंचाई होती है, ऐसे याद रखना। ऑप्शन नंबर डी। ताजेवाला बैराज का निर्माण हुआ था 1873 में। मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग करने के लिए किस परियोजना की स्थापना की गई थी? तो ये थी दादूपुर शाहबाद। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दादूपुर शाहबाद। आगे चलिए। हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के किस जिले में फुवारा, ठीक है, फुवारा सिंचाई व्यवस्था अपनाने के लिए किसानों को राज्य सरकार द्वारा सहयोग मिल रहा है? तो कहाँ पर फुहारा सिंचाई होती है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवाड़ी जिलों में फुहारा से सिंचाई होती है और इनकी हेल्प कर रही है खट्टर सरकार। आगे चलिए। पथराला बांध, तो ये यमुनानगर में है। ठीक है, ऐसे याद रखना। किस बांध पर चौधरी देवीलाल पर्यटन का निर्माण किया जा रहा है? तो ओटू बांध पर। ठीक है, आगे चलिए। कौशल्या बांध, तो ये पंचकुला में है, ऐसे याद रखो। आगे चलिए। अंगनपुर बांध, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में। आगे चलिए। अंगनपुर बांध को ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखो। निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्लैगशिप परियोजना है? तो भूमिगत पाइपलाइन व्यवस्था, ठीक है, यानी कि जो जमीन के अंदर पाइप बिछा देते हैं ना, तो उसको फ्लैगशिप परियोजना कहा जाता है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौशल्या बांध सतलुज नदी पर नहीं है। ठीक है। पथराला बांध सोम्ब नदी पर है। मानसी बांध, तो ये साहिबी नदी पर। ओट्टू बांध ये घग्गर हकरा नदी पर है। बाकी डी गलत है। आगे चलिए। निम्न शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी का क्षेत्र हरियाणा के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पूर्वी भाग में आता है। आगे चलिए। अम्बाला जिला सिंचाई हेतु डैश पर निर्भर है? तो ये वर्षा पर, यानी कि जब बारिश होगी तभी हमें सिंचाई होगी। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में के अंतर्गत आता है? करनाल, कुरुक्षेत्र और रोहतक। ये मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत आते हैं। आगे चलिए। मध्यवर्ती भाग में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो वर्षा, नहरें, नलकूप। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए। ठीक है, हरियाणा के किस भाग में नहरों तथा नलकूपों से सिंचाई होती है? तो ये बता दिया ना, दक्षिण पूर्वी भाग में। आगे चलिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार ने खेतों में पाइपलाइन बिछाने को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देगी? तो ये है ऑन वाटर, ठीक है, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट पाइपलाइन परियोजना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आई थिंक लास्ट ही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है? तो देखिए। जल संसाधन के उचित प्रबंधन हेतु राज्य सरकार खेल जल प्रबंधन कार्यक्रम चला रही है? तो ये सही है। राज्य में कपास गन्ने के उत्पादन के लिए वृद्धि हेतु हर बूंद कृषि के लिए अभियान चला रही है? तो ये सही है। ठीक है, हर बूंद। फुहारा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सरकार छोटे छोटे मध्यम किसानों को 60, ठीक है, 60% सब्सिडी दे रही है, ऐसे याद रखना। ठीक है, 60%। फुहारा सिंचाई व्यवस्था की स्थापना से दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी रेतीले भागों में सिंचाई हो रही है। ठीक है, तो ये सारे ही पढ़ के सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर आंसर है। ये एक सेकेंड, तो पूरी जाते जाते स्क्रीन ही हिल गई। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। लगभग 153 पेजों की पीडीएफ थी, लगभग 450 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। तो देख लीजिए कितनी लंबी पीडीएफ थी। ठीक है, तो ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आपने हरियाणा की नदियाँ नहीं पढ़ाई, हरियाणा की मिट्टियाँ नहीं पढ़ाई, ये मृदा वगैरह नहीं पढ़ाई। ये सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। जो आने वाला पार्ट होगा उसमें हम कुछ अलग ही लेवल का देखेंगे। ठीक है, जो आने वाला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे हरियाणा का जो इकोनॉमिक्स वगैरह है, यानी कि पशुपालन वगैरह, या फिर देखेंगे। ठीक है, सब कुछ देखेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये देखिए कितनी लंबी पीडीएफ थी ये देखिए आगे। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को। तो हमारी जो एंसेंट हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, हिस्ट्री देखना चाहते हैं, हिस्ट्री एकदम डिटेल में करा रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ साथ आप इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी करते रहिए। जो मैं PCS, ठीक है, PCS UPSC के जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका पार्ट बाय अपलोड करा रहा हूँ। 5000 क्वेश्चन कराने के लिए कहा है। ठीक है, तो हो जाएंगे आपको। 3 पार्ट अपलोड हो गए हैं और हमारे हरियाणा जीके के 2 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट था ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।